इस पार्टीशन के जिम्मेदार गांधी जी थे। उतनी स्ट्रांगली उन्होंने अपोज नहीं किया। जिन्ना को प्रधानमंत्री भी बनाने को ऑफर दे रहे थे। प्रधानमंत्री का ऑफर तो 100% दिया था, ये तो हिस्टोरिकल है। तो मुस्लिम लीग का तो कोई पार्टिसिपेशन नहीं था, कुछ नहीं किया उन लोगों ने। जिन्ना साहब तो कभी जेल गए नहीं। बिल्कुल। पंडित नेहरू जेल गए, महात्मा गांधी जेल गए। हम जीत रहे थे, लेकिन फिर किसी कारण हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर ने ये मामला जो है माउंटेन बॉटम के कहने पर संयुक्त राष्ट्र संघ में ले गए। चर्चिल ने कहा कि भाई तू जा रहा है गवर्नर जनरल बन के या वाइस रॉय बन के, तो ठीक है भारत को आज़ादी दे देना, और थोड़ा सा हिस्सा भारत का रख लेना, जो हमारा नौकर रहे हमेशा के लिए। सर यूएनएससी का भारत पार्ट नहीं था मेन में, और जवाहरलाल नेहरू ने उस समय चाइना को दे दिया। पंडित जी ने सोचा कि ये इसलिए कह रहा है कि वो चीन के साथ भारत की दुश्मनी कराएगा, मैं दोस्ती करना चाहता हूँ, तो मैं उनको दे देता हूँ। क्या कुरान में सच में कुछ जिहाद के बारे में ऐसा है? जिहाद डजंट एग्जिस्ट। मैंने तो बड़े ध्यान से पढ़ा कि उस देश में 99.9999% जिहादी। उनका रक्षा मंत्री भी कहता है ये जो मदरसों से पढ़ के आ रहे हैं ये हमारी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। 99% जो बच्चे जाते हैं वहां मदरसा में, उनके साथ बलात्कार होता है। गूगल ने एक सर्वे किया था कुछ साल पहले कि नंबर 1 कंट्री पर कैपिटा जो पोर्नोग्राफी देखते हैं वो आतंकिस्तान है। तो वो डिम साहब बोले कि मैं रियासत मदीना बनाऊंगा, और रियासत मदीना बनाने का क्या तरीका है? जो मेरे धर्म के नहीं है उनको मारो। पाकिस्तान इज ऑलरेडी जो कहते हैं वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री। मेरा मानना है कि आज के 10 साल बाद पर कैपिटा 2 बाल्टी पानी मिलेगा एक पाकिस्तानी को। मेरा मानना है कि ये मैड मुल्ला मुनीर 1 महीने के अंदर या तो इसको हुरों के पास कोई भेज देगा या ये इसको गिरफ्तार करेगा। हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू द प्रतीक शो। आप लोगों के इतने सारे कमेंट्स आए हमारे लास्ट पॉडकास्ट पे दीपक वोरा सर के साथ। आप लोगों की ह्यूज डिमांड पे आज हमने उनको दोबारा बुलाया एक्सक्लूसिवली ऑन द प्रतीक शो पे, बिकॉज कुछ पर्सनालिटीज़ इतनी मैग्नेटिक होती हैं, उनकी ऑरा इतना मैग्नेटिक होता है कि बस सुनते जाओ। एंड कितने सारे कमेंट्स, थैंक यू आप लोगों ने उस पॉडकास्ट को इतना ज़्यादा प्यार दिया एंड उसको इतना पॉपुलर बनाया, इतने सारे व्यूज़ दिए, इतने सारे कमेंट्स। आई लव यू ऑल जो लोग कमेंट्स करते हैं, जो लोग हमारा शो पसंद करते हैं। कीप सपोर्टिंग गाइस। तो आज मैं आपके लिए दोबारा ले आया हूँ एक तड़कता भड़कता पॉडकास्ट विद वन एंड ओनली दीपक वोरा सर। तो आज के कॉन्वर्सेशन फुल पैक्ड होने वाला है हंसी मजाक के साथ, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ, और आज का टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है, पार्टीशन 1947 इंडिया एंड पाकिस्तान पार्टीशन। तो आज के पॉडकास्ट में आप जानोगे उस समय के पार्टीशन से लेकर आज आज़ादी तक और आने वाले टाइम के बारे में, वन एंड ओनली फ्रॉम दीपक वोरा सर, क्योंकि उनको बहुत एक्सपीरियंस है। वो हमारे राजदूत रहे हैं काफ़ी सारे देशों में, उन्होंने बहुत सर्व करा है, स्पेशल एडवाइज़र्स रहे हैं काफ़ी सारे देशों में इंडिया की तरफ से, तो उनको बहुत नॉलेज है। एंड आपको तो पता ही है, ही इज़ अ जॉली पर्सन। जब भी आते हैं लोगों को बहुत मज़ा आता है। तो आज का शो एंजॉय करिए एंड मैं मिलता हूँ सीधे आपको पॉडकास्ट में। टिल द टाइम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड यू आर वॉचिंग दीपक वोरा सर ओनली ऑन द प्रतीक शो। तो एंजॉय द शो। So, sir, or again on the huge demand, welcome back to the Pratik show. And ये आपका बड़ापन है, आपने दोबारा बुलाया है। नहीं सर, ऑफ कोर्स। एंड आपकी जो लास्ट पॉडकास्ट था हमारा, दैट वाज द मोस्ट लव्ड वीडियो ऑन आवर चैनल। एंड इतने सारे कमेंट्स सर कि दैट ब्रिंग हिम बैक। तो थैंक यू, आपने सबकी बात सुन ली एंड आपने मेरी बात भी सुन ली। धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया। बिल मैं बाद में भेज दूंगा। बिल्कुल सर, थैंक यू। एंड आज मैं चाहूँगा सर हम पार्टीशन पे बात करें, आज हम भारत की आज़ादी पे बात करें। एंड आपके पास ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन होंगे जो हमारे दर्शकों तक पहुँचने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि सर भारत की पार्टीशन की जब बात आती है, थोड़ा बहुत तो लोगों को ज्ञान है कि दैट क्या हुआ था, बट उनको एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या चीज़ें हुई थी भारत के और पाकिस्तान के पार्टीशन के टाइम, एंड भारत को जब आज़ादी मिली थी तब क्या हुआ था। इसी पे चर्चा करेंगे। ठीक है।
बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने मौका दिया है आपसे बातचीत करने का। मेरा जन्म पार्टीशन के बाद हुआ था, ऑल्दो मेरे पेरेंट्स एक पठान और दूसरा सिखनी मिले थे जब वो ट्रेन आ रही थी उस साइड से और रेफ्यूजीज़ को ला रहे थे, तो उनका विवाह हुआ था दोनों का 48 में, मैं अपियर हो गया था 51 में। लेकिन उसके बारे में बहुत कुछ जानता था क्योंकि बचपन की मेरी बहुत यादें जुड़ी हुई हैं कि उधर मेरा फ्रेंड है। मैं कहा बड़ी मज़ेदार कहानी बताता हूँ। ये जिसका आपने सही इस्तेमाल किया पार्टीशन, हम इंडिपेंडेंस की बात नहीं करते तो बकवास करते हैं कि हम 1947 में आज़ाद हुए थे। हम राइट। आज़ाद नहीं हुए थे, केवल हमारा जिस्म आज़ाद हुआ, मानसिकता बड़ी ब्रिटिश थी। एक मज़ेदार चीज़ बताता हूँ, मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग अमृतसर में कर रहा था। ये बात है 1974, मैं 73 का मॉडल हूँ भारतीय विदेश सेवा में। तो हम लोग डिस्ट्रिक्ट में ट्रेनिंग करते थे, तो मैं अमृतसर में था। तो एक दिन मैं बॉर्डर पे गया था, जो अटारी वाघा बॉर्डर है। हमने अपने डिप्टी कमिश्नर के साथ, वो क्या होता था, बातचीत होती थी और कभी कुछ लोग स्मगलर्स हम मार देते थे तो उनको दे देते, अगर वो मुस्लिम्स थे वो उसको कहते थे मेडिकल एग्जामिनेशन करके उधर लौटे, अगर नॉन मुस्लिम्स थे तो वो हमको दे देते, फिर हम उनको क्रिमेट करते थे, वो दफनाते थे। तो मैं वहाँ गया तो मैंने देखा कि एक दूसरी तरफ से जो लोग आए थे, हमारी कॉमन मीटिंग होती थी, कभी उनकी साइड पे कभी हमारी साइड पे। तो मैं काफ़ी देर से, मेरी उम्र उस समय अब 74 साल की है, तो 74 में 23 साल की मेरी उम्र थी। तो वो मुझे बड़े घूर के देख रहा था उस साइड से। तो फिर मुझसे पूछता आपका नाम क्या है? तो मैंने बताया सर मेरा नाम दीपक वोरा है। तो कहता है कि तू राम वोरा का बेटा है? तो मैंने कहा हाँ सर, आपको कैसे मालूम? कहता हम दोनों कॉलेज में इकट्ठे पढ़े हुए हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में। ओके। और फिर कहता है कि कहाँ है वो, फिर गाली देने लगा, कहाँ है वो? तो मैंने कहा सर वो दिल्ली में रहते, मेरे फादर रिटायर हो चुके थे तब तक। तो कहता है कि उसको बुलाया, मैं मिलना चाहता हूँ। तो देन आई कॉल्ड माय फादर, मैंने उनको फ़ोन किया अमृतसर से। अब उस मोबाइल तो थे नहीं, लैंडलाइन से फ़ोन किया। मैंने कहा डैड ये फलाना फलाना मिला है, उसका नाम था, अभी तक मुझे याद है, बॉबी कुका। और मैंने कहा, कहते अरे वो अभी जिंदा है। मैंने कहा डैड वो अभी दे वो रूममेट्स ऑल्सो। फिर मैं ले गया, डैड आए मेरे, और फिर हम बॉर्डर पे गए, उस साइड से उनको बुलाया थ्रू दी पाकिस्तान रेंजर्स, हमारी तरफ होता था बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। क्रॉस तो नहीं करें, लेकिन वो जो 6 फुट का फासला है वो उधर खड़ा हुआ था, एंड माई फादर एट दैट टाइम स्टैंडिंग ऑन दिस साइड, और बच्चों की तरह रो के गाली दे रहे थे एक दूसरे को। अब ये फीलिंग्स भी होती थी पार्टीशन के बाद, राइट। लेकिन बाय एंड लार्ज ऐसे इंस्टेंसेस बड़े रेयर होते थे। ये दोस्तियां चली इंडिविजुअल लेवल पर, बट जो मैसेकर हुए, जो हिंसा हुई, वो बड़ी ज़बरदस्त थी। पहला विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर 1919 तक। दूसरा विश्व युद्ध हुआ फिर 1939 टू 1945, और दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन बिल्कुल थक चुका था, टूट चुका था। तो उसने हमें कोई आज़ादी ग्रांट नहीं की, वो कर नहीं पाते, ही कुड नॉट स्टे ऑन, बहुत मुखालफत हो रही थी एट्सेट्रा, पैसे ख़त्म हो गए थे, उसका डेट बड़ा बढ़ता जा रहा था, तो ही हैड टू गो। फिर क्या होता है कि एक व्यक्ति होता था, उसको मैं पिन्ना मिन्ना किन्ना जो भी उसका नाम है, लोग जिन्ना के नाम जिन्ना। से उसको जानते हैं, मैं कभी कभी भूल जा, बुढ़ा हो गया, मुझे नाम याद नहीं रहते। तो उसने डिमांड की थी ब्रिटिश सरकार से 1946 में कि देखिए हम कब से कह रहे हैं कि आप हमारे को एक अलग देश दीजिएगा, एक मुस्लिम मेजॉरिटी देश, और आप कर नहीं रहे। ये 1946 के शुरुआत में था। तो ब्रिटिश सरकार तो एज यूजुअल, गोरे तो होते ही हैं बेईमान, तो अच्छा देखेंगे, सोचेंगे, बात करेंगे, रात को सोएंगे, शराब पिएंगे, सुबह उठेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर देखेंगे। नहीं कर रहे थे कुछ। तो फिर अगस्त 1946 में, जहाँ तक मुझे याद है, तो जिन्ना साहब ने एक आवाज़ लगाई, डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन। हाँ, ओके। तो उसको किया डायरेक्ट एक्शन डे, कि देखिए सरकार ऐसे तो हमारी बात सुनेगी नहीं, ब्रिटिश सरकार, हम तो राइट। हुकूमत में नहीं थे, तो अब जो है हम सड़क पे उतरेंगे जितने हमारे समर्थक हैं, और छाती पीटेंगे और दूसरों की छाती में छुरा घोंपेंगे और बोलेंगे करो। तो कोलकाता में बहुत राइट्स हुए थे, कई हज़ार लोग मर गए, बिहार में हुए थे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में भी हुए थे, जो उस समय एंड जिसको आजकल खैबर पख्तूनख्वा खैबर कहते हैं। पख्तून। वहाँ पे क्या हुआ था कि ये पश्तून कबीले जो थे, इनको उकसाया गया कि आपको तो जिहाद करना है, क्योंकि जिहाद का कॉन्सेप्ट बड़ा पुराना है, जब से प्रॉफिट मोहम्मद आए तब से जिहाद की भी बात शुरू हो जाती है। तो उनसे कहा गया आपको जिहाद करना है, उन्होंने ठोकना शुरू कर दिया। हम लोगों ने भी लड़े, बहुत से हिंदू मारे गए, सिख मारे गए, मुस्लिम्स मारे गए। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में ज़्यादा हिंदू और सिख मारे गए, क्योंकि मेजॉरिटी जो थी वो इन पश्तूनों की थी। फिर क्या होता है कि डायरेक्ट एक्शन डे हो गया।
अब जो है कि ब्रिटिश सरकार घबरा गई, ये तो बहुत कत्ल हो रहा है सारी दुनिया में, अमेरिका में भी अखबारों में इसकी चर्चा होने लगी, राइट। ब्रिटेन के अखबारों में चर्चा होने लगी, यूरोप में हुई कि देखिए ये ब्रिटिश सरकार नपुंसक है, क्या कर दिया। तो फिर वो जो माउंटेन बॉटम था, जो गवर्नर जनरल था, लास्ट गवर्नर जनरल, उसने वाइस रॉय था या गवर्नर जनरल, मैं भूल गया हूँ, शायद वाइस रॉय था या गवर्नर, वाइस रॉय था, फिर गवर्नर जनरल बन गया जब हम आज़ाद हुए। तो उसने फिर घोषणा कर दी कि जी अब इस तारीख को, पहले जून 1947 या 48 बोला था कि हम छोड़ के चले जाएंगे एंड वील हैंड ओवर, और पार्टीशन हो जाएगा। इसका मतलब है कि अब पार्टीशन को एक्सेप्ट कर लिया। ये अनाउंसमेंट उसने की थी शायद मई या जून 1947 में, कि 2 महीने के अंदर हम छोड़ के जा रहे हैं। ओके। अब डायरेक्ट एक्शन डे जो था, अब उसका जो उसने करना था हो गया, और वो जो कबीले थे जो पठानों के, वो वापस चले गए अपना, चल के जो कुछ करते हैं वो करते रहे। उसके बाद फिर क्या होता है, पार्टीशन की घोषणा होती है। वहाँ पर 14 अगस्त को वो लोग मनाते हैं, और भारत ने जो उसका बंटवारा हुआ वो हमने 15 अगस्त को, इंडिपेंडेंस डे जो हम सेलिब्रेट करते हैं। ये याद रखने वाली चीज़ है कि 15 अगस्त 1947 से पहले उस आतंकिस्तान नाम का कोई देश नहीं था। नहीं था। अफगानिस्तान का बॉर्डर तो हमारे साथ था ना, बिल्कुल। भारत के आज तक, क्योंकि मेरे परिवार जो है, मेरे फादर की साइड गजनी से है, पश्तून से, पठान है, वो तो अब तक कहते हैं कि हमारा बॉर्डर तो आपके साथ था, ये चूहा कहाँ से बीच में घुस गया हमारे बीच। तो फिर क्या होता है कि कश्मीर में जब जिन्ना साहब को पता लगा कि महाराजा कश्मीर ने तो साइन कर दिया, करने वाला है कि मैं भारत के साथ जुड़ रहा हूँ, तो उसने फिर कहा अपने दोस्तों से, अपने जो उसके एडवाइजर थे, यार वो कबीले हमने तैयार किए थे पश्तून, जिन्होंने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में बहुत दंगा किया था, बुला के लाओ उनको। अच्छा। वो आए, तो उन्होंने कहा हाँ जी बताइए। अरे क्या तुम जिहाद विहाद सब भूल गए और चले गए, अब कश्मीर में जाके जिहाद करो। बस वो वहाँ से चल पड़े, और ये सेल्फ फाइनेंसिंग ऑपरेशन था। ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है। ये नॉन स्टेट एक्टर्स की बात करते हैं, विच इज़ टोटल रबिश। ऐसी कोई चीज़ नहीं है नॉन स्टेट, कहीं तो रहते हैं, चंद्रमा से तो नहीं आते। बिल्कुल। वो आते हैं धरती पर, कुछ करते हैं। तो उन लोगों ने सोचा कि अब ये जो बुला रहा है हमको और ये जिहाद की बात कर रहा है, वेरी गुड। अब पैसे तो थे नहीं पाकिस्तान सरकार के पास, पैसे कहाँ से दे, सेल्फ फाइनेंसिंग। तो उनको बताया गया कि देखिए कश्मीर की औरतें बड़ी खूबसूरत हैं, पैसा बहुत है, वहाँ जाइए और घरों में सोने के नल हैं और सोने के डोर हैंडल्स हैं, वो सब ले लीजिएगा वहाँ से। तो वो तो पागल हो गए। तो वो फिर ट्रक भी उनकी नई सरकार ने रावलपिंडी में उनको दिए, और उनको हथियार भी दिए। फिर ये चल पड़े। अब महाराजा कश्मीर की फोर्सेस जो थी वो उसके सामने ख़त्म हो गई। उनका भी एक होता था, मैं मिला था उनको अपनी ज़िंदगी में, ब्रिगेडियर घनसारा सिंह होता था, तो वो कमांड कर रहा था उनको। और फिर वो गवर्नर भी था महाराजा का, जो जिसको आजकल हम POJ के कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर, स्कार्दू में उसका पैलेस था वहाँ पर। तो फिर क्या होता है कि ये लोग आ जाते हैं, अंदर घुस जाते हैं। 26 अक्टूबर 47 को महाराजा कश्मीर कहता है जी मैं तो अब भारत का हिस्सा बनूंगा। एक साइन करता है, वो ही साइन करता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जो बाकी 565 प्रिंसली स्टेट्स थे, तो उसमें से मेरा ख्याल 552 या 53 ने वो साइन किया। वो साइक्लोस्टाइल, उस समय वो था नहीं फोटोकॉपिंग या व्हाट्सएप में दे लो, फोटो ले लो, वो नहीं था। वो साइक्लोस्टाइल चलता था, पुरानी मशीन। तो सबके लिए वही था, जितने महाराजा मुरुजा थे सबको वही साइक्लोस्टाइल चीज़ कि भाई मैं भारत के साथ जुड़ रहा हूँ, और जब तक फर्दर अरेंजमेंट्स नहीं होते तो फॉरेन अफेयर्स केंद्रीय सरकार देखेगी, करेंसी वो देखेगी, कम्युनिकेशन वो देखेगी, बाद थोड़ा बहुत मेरे पास भी रहेगा। अब यही चीज़ महाराजा कश्मीर ने भी साइन की, सेम थिंग, साइक्लोस्टाइल। बाकी सबको क्या था कि गवर्नर जनरल जो थे उनको स्वीकार करना था। अगर महाराजा दीपक फ्रॉम कहीं पुरनई, कोई पुरनई से वो कहता है कि भाई मैं कोईपुर को आपके साथ जोड़ रहा हूँ, तो फिर वो जो था गवर्नर जनरल कहता अच्छा मैं स्वीकार करता हूँ कि आप आ जाओ मेरी तरफ। तो महाराजा कश्मीर का भी उसने स्वीकार किया, लेकिन एक षड्यंत्र रचा। वो लिखा कि मैं ये स्वीकार कर रहा हूँ, लेकिन इसके बाद जो कश्मीरी लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे कि उनकी राय क्या है। ये और किसी प्रिंसली स्टेट से नहीं किया हैं, तो कमीने ये लोग। ये कहा कि अब ऐसा कुछ करके जाएं ताकि यहाँ पर हमेशा के लिए दंगा हो, एक फसाद बन जाए। और ये भी बात सही है कि जब ये आ रहा था यहाँ पर, तो उस समय चर्चिल तो हार चुका था इलेक्शन, तो जो नया गवर्नर आ रहा था, नाम भूल गया, माउंटबेटन ही था, मेरे ख्याल माउंटबेटन ही था। माउंटबेटन, हाँ मेरा ख्याल वो था, या उससे पहले जो था,
तो उसको चर्चिल ने कहा कि भाई तू जा रहा है गवर्नर जनरल बन के या वाइसरॉय बन के, तो ठीक है भारत को आज़ादी दे देना, पर थोड़ा सा हिस्सा भारत का रख लेना, पाकिस्तान ओके। थोड़ा सा हिस्सा जो हमारा नौकर रहे हमेशा के लिए। तो वो उसको जरूर, क्योंकि जो इलेक्शन होते थे कांग्रेस पार्टी जो थी उनको बॉयकॉट करती थी, मुस्लिम लीग नहीं करती थी, और जो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल थी जिसको हम कहते हैं फ्रीडम स्ट्रगल, उसमें पूरा का पूरा योगदान सिर्फ कांग्रेस पार्टी का था, और बाकी उस समय जनसंघ वगैरह बनी थी उन्होंने भी किया। तो मुस्लिम लीग का तो कोई पार्टिसिपेशन नहीं था, कुछ नहीं किया उन लोगों ने। जिन्ना साहब तो कभी जेल गए नहीं, बिल्कुल। पंडित नेहरू जेल गए, महात्मा गांधी जेल गए, बहुत और लीडर्स जेल गए, ये तो कभी जेल गए नहीं थे। तो फिर क्या होता है कि कश्मीर डिसाइड्स कि मैं भारत से जुड़ूंगा। अब कैसे उनको पकड़ा जाए, तो फिर उसने वो कबीलों को बुलाया और टाइगर लोग भागो 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 जल्दी जाओ, वो आ गए और ट्रक उनको दिए, घुस गए। महाराजा की फोर्सेस कोलैप्स करने लगी। फिर महाराजा ने साइन किया इंस्ट्रूमेंट। उन्होंने पंडित नेहरू को, जो मैंने पढ़ा है और मेरे सीनियर्स ने बताया है, और उसने पंडित नेहरू को मैसेज भेजा कि भाई बचाओ मुझे, ये आ रहे हैं तो कश्मीर को बर्बाद कर रहे हैं। तो जवाहरलाल नेहरू बोले कि आप तो हिस्सा ही नहीं है हमारा, हम कैसे कर सकते हैं। तो फिर उसने फटाफट वो इंस्ट्रूमेंट साइन किया। फिर माउंटेन बॉटम ने उसको एक्सेप्ट किया और हमारी फौज ओवरनाइट फर्स्ट सीख वहां पहुंच गई और ठोकना शुरू किया इनको। ये डायरेक्टली जो फ्लाइट गई थी वो श्रीनगर गई थी। उनसे बोला गया कि देख लो भाई, अगर ये जो है कबीले ये पहुंच गए हैं श्रीनगर तक तो आप लैंड मत करना, वापस आ जाना, क्योंकि वो जो लैंड रूट था वो तो सारा परली तरफ चला गया था, तो एयर ब्रिज एक ही तरीका था। उन्होंने देखा कि लैंड नहीं किए थे, तो फिर हमारे यूनिट्स वहाँ उतरे। फिर हल्के हल्के हल्के, जैसे ब्लॉटिंग पेपर के ऊपर एक बूंद आप इंक डाल देते हो तो फिर वो फैलता जाता है, तो वैसा है वो हमारी फौज पे आई। फिर बहुत सारे हमारे यूनिट्स आए, प्राइवेट जहाज जितने थे सारे रिक्रूट, सारे सरकार ने बोला हमें चाहिए। बिजू पटनायक साहब का भी रोल था उसके अंदर, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जो थे उड़ीसा के, वो भी पायलट थे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई और फिर उन्होंने ठोकना शुरू किया। अब जब उन्होंने ठोकना शुरू किया, इन कबीलों को पीछे धक्का देना शुरू किया, तो जिन्ना साहब एक दिन शराब पी के बड़े नाराज हो गए। और ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस ने लिखा उस टाइम के। तो खूब सारी ब्रांडी पी के अपने जनरल साहब को बुलाया जो ब्रिटिश था, तो उसको बोला कि आप भी जाओ लड़ो। उसने कहा सर मैं आपका कमांडर हूँ, उस साइड पे भी शायद कोई ब्रिटिश आदमी, हम एक दूसरे से कैसे लड़ेंगे, ये तो सही नहीं है। आप अपनी फौज को कैसे भेजे, और हम ठुकेंगे पिटेंगे बुरी तरह से। भारत की फौज तो बड़ी मजबूत है, हमारी फौज तो अभी बन रही है। लेकिन इनको नशा था, एक तो पावर का नशा था, दूसरा बोतल का नशा था। तो उन्होंने कहा जाओ, तो गए। फिर दोनों फौजें आपस में भिड़ गई, लड़ती रही। और फिर सच्चाई ये है, विच इज माई फादर ऑल्सो बिलीव दिस, माई ग्रैंड फादर बिलीव दिस, मैं भी ये मानता हूँ, हम जीत रहे थे। लेकिन फिर किसी कारण हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर ने ये मामला जो है माउंटेन बॉटम के कहने पर संयुक्त राष्ट्र संघ में ले गए, और संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये फैसला किया कि 1 जनवरी 1949 से युद्ध विराम, सीज फायर होगा। और फिर उसमें यूएन ने रेजोल्यूशन पास किया कि ये होगा वो होगा। जो चीज़ बहुत अहम है और आपके लोगों से बताना चाहता हूँ, करोड़ों लोग आपका टेरिबली पॉपुलर पॉडकास्ट देखते हैं बिकॉज यू आर ब्रिलियंट। तो उसमें कहते हैं कि जब उन्होंने कहा कि अब सीज फायर होगा, माउंटेन बॉटम ने और उनकी कहते हैं बेगम ने तो प्रेशर डाला पंडित जी पर कि भाई देखिए अब आप जाइए संयुक्त राष्ट्र संघ में, वो नई संस्था बनी है 1945 में, आप जाइए और उनसे कहिए, उनका काम ही है कि जंग को, दुनिया में इतना जंग हुआ है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, अब जंग ना हो इसीलिए बनाई गई है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ तो बिल्कुल नई संस्था थी। और जो पहले लोग कश्मीर का डिस्कस कर रहे थे, कोई पेरू से था, तो कोई पोलैंड से था, तो कोई अफ्रीका किसी देश से, दूर दराज देश से था, तो वो पूछ रहे भाई ये कश्मीर कहाँ है तो दे हैड नो आइडिया क्या हो रहा है। right. तो हो गई गलती। फिर 1 जनवरी से जो है 49 से सीज फायर किया गया। लेकिन एक चीज़ बड़ी दिलचस्प है, मुझे जो बताया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो फॉर्मर प्राइवेट सेक्रेटरी थे, उन्होंने एक मीटिंग हो रही थी, तो कुछ हमारे सीनियर कॉलीग्स को बोले थे कि जब बताया गया कि पंडित जी ने ऑल इंडिया रेडियो पे अनाउंसमेंट करने वाले हैं सीज फायर की, क्योंकि उस समय तो टेलीविजन था नहीं ना कोई दूसरा तरीका, मोबाइल थे बात करने की, तो ऑल इंडिया रेडियो सब लोग सुनते थे। तो 31 दिसंबर 48 को अनाउंसमेंट किया, और कहते हैं उस समय सरदार पटेल ने रोकने की कोशिश की अनाउंसमेंट सीज फायर, कि हम लोग जीत रहे थे। अच्छा। जो बॉक्सिंग में जीत रहा होता है तो वो दूसरे को नहीं कहता कि भाई ड्रॉ कर लेते हैं कि भाई तो जीत रहा हूँ भाई, तू बोल ड्रॉ करना। खैर उन्होंने कर दिया, जो भी उनके कारण थे, वो और मौत नहीं चाहते थे, हिंसा नहीं चाहते, व्हाटएवर इट वाज। तो सरदार पटेल ने कहा था अपने कॉलीग्स को
कि जवाहर बहुत पछताएगा ये जो उसने कर दिया है सीज फायर, और ये बाहर के लोगों को अंदर ला रहे हैं, इंटरनेशनलाइज कर दिया ना आपने इशू को। राइट। अभी तक तो पाकिस्तान का उसमें कोई लोकस स्टैंड है, यानी उसके कोई अहमियत नहीं थी। भाई भारतीय सेना लड़ रही थी विद द कबीलों को ठोक रही थी। चलिए पाकिस्तान की भी सेना आ गई, उनको भी हम ठोका। लीगली तो कुछ था नहीं तेरे पास, लेकिन जिस दिन हम ले गए संयुक्त राष्ट्र संघ के पास सीज फायर बिटवीन हुम, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, वो इंटरनेशनली हो गया। इंटरनेशनल आपने पाकिस्तान को एक रोल दे दिया उसके अंदर, उसका उसने फिर पूरा फायदा उठाया। फिर वो कश्मीर 370 बना। अब लोग कहते हैं कि शेख अब्दुल्ला के कारण वो पूरा स्पेशल स्टेटस दिया गया, ये वो। और 70 साल तक तो हमने देखा किस तरह से बुरी हालत थी कश्मीर की, पैसा नहीं जा रहा था, डेवलपमेंट नहीं हो रही थी, आतंक उठा वहाँ पे, दब गया, फिर उठा, फिर दब गया, फिर उठा, फिर दब गया। तो वो कहते हैं, एक शायर ने कहा है कि खता लम्हों ने की सज़ा सदियों ने पाई, तो कितनी देर तक हम उसकी सज़ा पाते रहे। सो पार्टीशन वॉज अ वेरी ब्रूटल थिंग। बहुत से लोग मारे गए और बहुत के लोगों के दिलों में घाव भी थे। और आज से 20-25 साल पहले वो लोग जिंदा थे। दे वर 60-70 जब पार्टीशन हुआ है। अब नाम तो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं। तो ये मोमबत्तियाँ लेके बॉर्डर पे पहुंच जाते थे अमन की आशा करने के लिए, यहाँ भी वहाँ भी, और कोई अमन की आशा नहीं थी, वो सब अमन की निराशा थी, सब नौटंकी थी इन लोगों की। क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, और ये जो है मैं बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ। आई नो कुछ लोग, खासतौर से इस्लामिक समुदाय के लोग शायद इसको पसंद ना करेंगे। इस समय जो हमारा पड़ोसी मुल्क है उसकी आबादी लगभग 25 करोड़ की है। राइट। और जिस रफ्तार से वो बढ़ रहे हैं वो बहुत जल्दी 35 करोड़ पहुंच जाएंगे, शायद 10 साल के अंदर। रिप्रोडक्शन रेट बड़ा हाई है वहां पर। उनको यही बताया जाता है कि हम अलग क्यों हुए थे भारत से। हाँ। हम अलग इसलिए हुए थे कि हम भारत के साथ जी नहीं सकते। ये जो मैड मुल्ला मुनीर है, पिंजड़े वाली मुनरिया, जो इनका भी क्या है, फूल मार्शल है, कुछ फूल मार्शल बना दिया, ऐसा ही कुछ बनाया, फ्रॉड मार्शल या ऐसा कुछ बना दिया उसको। तो वो कहता है कि हम तो बिल्कुल अलग अलग थे, हम साथ जी नहीं सकते, एटसेट्रा। फिर मैंने कुछ दोस्तों से, उसी देश के दोस्तों से पूछा जो रिटायर होके, जितने वहाँ के राजदूत रिटायर होते हैं ना, वो सब वापस नहीं जाते, वो सब अमेरिका भाग जाते हैं या यूरोप भाग के वहाँ पे बस जाते हैं, या बच्चों को वहाँ सेटल किया, जो करप्शन का पैसा था सारा वहाँ लगा दिया। और गोरे शोर बहुत मचाते हैं एंटी करप्शन में, लेकिन अगर एक राजदूत उस देश का $5 मिलियन का एक मकान खरीदा तो पैसा कहाँ से आया? सही बात है। उसकी तनख्वाह होती है $3,000 महीने की, जितनी मेरी होती थी व्हेन आई वाज एम्बेसडर। तो कहाँ से उसने ये पैसा खरीदा? क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी मार्केट का फायदा होता है, तो ये सारी चीजें कन्वीनियंटली गोरे लोग भूल जाते हैं। तो फिर क्या होता है कि जब इनकी 35 करोड़ की आबादी हो जाएगी तो इनको शुरू में बताया गया था कि वी हैव टू बी सुपीरियर टू इंडिया। हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड एक तरह से परवर्स तरीके से भारत है, हमें उनसे बेहतर होना है। हम सब अलग ही इसीलिए हुए हैं। अगर हम ये स्वीकार करें कि हमसे गलती हो गई, तो फिर तो पूरा जो 1 नेशन 2 नेशन थ्योरी है वो सब खत्म हो जाता है कि हमारा धर्म उनसे अलग है। तो मैं अपने पाकिस्तानी फ्रेंड्स से कहता हूँ, चलिए मान लीजिए आपका मुल्ला कहता है कि वी आर 2 नेशंस, तो क्रिश्चियंस के साथ क्या है आप लोगों का? फिर कहते हैं वो क्रिश्चियंस, हाँ सोचेंगे बताएंगे। तो मैंने कहा कि बुद्धिस्ट के साथ क्या है? हाँ वो भी यू कांट लिव विद देम। नहीं हम सोच के बताएंगे। तो मैंने कहा यहूदी, हाँ हम सोच के बताएंगे। अब ये फंस जाते हैं अपने ही बकवास में। तो फिर क्या होता है कि उनको जब ये बताया गया है कि वी हैव टू बी बेटर देन इंडिया, 2010 या 2011 तक उस देश की पर कैपिटा हमसे ज्यादा थी। 2011 तक? और 1990s में जब वो ग्रो कर रहे थे, पश्चिमी देश तो बहुत उनकी तारीफ करते थे, पैसा बहुत देते थे। और हमारा जो ग्रोथ रेट था 2 या 2.5%, उसको हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहा जाता था। और पाकिस्तान ग्रो कर रहा था 5-6%, क्योंकि विदेशी मदद आती थी, सहायता, पैसे आते थे। फिर वो सारे मिलिट्री पैक्ट्स के मेंबर बन गए कि हम ताबेदार जनाब, हम आपकी सेना है, हम आपके चौकीदार हैं। साउथ ईस्ट एशिया में भी वही करेंगे, सेंट्रल एशिया में वो सेंटो सीटो के पैक्ट हुए, हम तो कभी गए नहीं थे। तो फिर ये देखने लगे कि 2010 के बाद खासतौर जब भारत की इकोनॉमी खुलने लगी, तो इन लोगों को ये एहसास हुआ कि यार ये तो कहीं आगे हमसे निकलते जा रहे हैं। आज हमारी पर कैपिटा लगभग ऑलमोस्ट 3 times दैट ऑफ पाकिस्तान। मेरी इकोनॉमी जो है वो 5 ट्रिलियन तक पहुंच चुकी है, ये मेरा मानना है। हम बातचीत कर रहे हैं जून 2025 में। राइट। अभी कहते हैं वी बिकम द 4th लार्जेस्ट।
मैं तो रिग्रेशन एनालिसिस करता हूँ, पता लगाने की कोशिश करता हूँ। मेरा मानना है पर्सनल, अभी सरकार ने ऐलान नहीं किया कि वी आर ऑलरेडी द थर्ड लार्जेस्ट, हम जर्मनी से भी आगे निकल गए हैं। तो फिर ये जो बात होती है कि जब आप आगे जा रहे हो, टेक्नोलॉजी में आप आगे निकल गए हो, मेडिसिन में आगे, देखिए अभी जब हमने उनके वीज़ाज कैंसिल किए, कितने आपके वीडियोस में देखता था पाकिस्तानी पेरेंट्स कह रहे हमें तो हमारे बच्चे का ऑपरेशन होना है, पाकिस्तान में एक सर्जन नहीं है जो दिल का ऑपरेशन कर सकता है, प्लीज़ हमें रहने दो। आई फेल्ट वेरी बैड, लेकिन जो होना था सो हुआ, तो वो भी चले गए। तो मेडिसिन में, ट्रांसपोर्टेशन में, स्पेस टेक्नोलॉजी में, डिफेंस में, कहाँ कहाँ हम इनसे आगे निकलते हैं हर सेक्टर में। तो जब हमारा चंद्रयान 1 मेरा ख्याल जो सही तरह से लैंड नहीं कर पाया था, या 2, तो वहाँ के जो लीडर्स थे वो कितना उछल रहे थे, ओए किसने बोला था वहाँ जाने के लिए, हमारे तो ध्वज में चंद्रमा, हम तो रोज देख लेते हैं, हाँ ये तुम नहीं कर पाओगे। जब हम वहाँ पहुँच गए तो फिर अच्छा पहुँच गए, चलो कोई बात नहीं। तो ये हमेशा रहा है कि वी मस्ट बी इक्वल टू इंडिया, एटलीस्ट कंपटीशन में रहते हैं वो हमेशा रहते, हमें परवाह नहीं थी, हम तो अपनी तरफ से जा रहे। फिर 2010 के बाद जब ये डिफरेंस आने लगा, अब तो बढ़ता जा रहा है एवरी डे। अब वो समझ गए हैं कि हम कभी पकड़ नहीं सकते, राइट। तो फिर हमें क्या करना है, तो अब उनको बताया गया है कि भारत, ये जो 21वीं शताब्दी है जिसमें हम जी रहे हैं, ये भारत की शताब्दी है, नो क्वेश्चन अबाउट इट। राइट। ये नॉन स्टॉप इंडिया का संकल्प है। ये एक अमेरिकन डिप्लोमेट अलीसा आयरिस, मैं जानता हूं, उन्होंने किताब लिखी है, हमारा समय आ चुका है, आवर टाइम हैज कम, हाउ इंडिया इज मेकिंग इट्स प्लेस इन द वर्ल्ड। बड़ी अच्छी किताब लिखी है, किस तरह से भारत अपना स्थान दुनिया में बना। उसको आग लगती है कि ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो फिर वो अपने जो यंगर जनरेशन, और मैं सिर्फ बुजुर्गों की बात नहीं, यंगर जनरेशन खासतौर जो उसके बहुत हैं, बिलो 20, बहुत सा मदरसों में पढ़ते हैं, शायद 2 करोड़ उनके बच्चे 25 करोड़ में से मदरसों में पढ़ते हैं। क्या सिखाया जाता है, भाई कुरान को सीखो और बोलो मैंने काफिरों को मारना है, जिहादी। दे आर प्रोड्यूसिंग, इट्स अ जिहाद फैक्ट्री। अब क्या होता है कि भारत में जो हमारे बच्चे हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, बेटा मैं एक चीज आपको बताता हूँ भारत के बारे में, हमारे सनातनी धर्म के बारे में। मैं तो सनातनी हूँ, भले ही पश्तून और सिख का मिलन है, मैं हूँ तो सनातनी। मैं आपको एक बड़ी मजेदार चीज बताता हूँ जो मैंने अपनी जिंदगी में देखी है, फिर मैं उसी देश के बारे में बताता हूँ। मिसाल के तौर पे अभी कुछ महीने पहले, तो माय वाइफ, एक ही पत्नी है 48 साल से, तो बोली अब हमारी गाड़ी पुरानी हो गई, लेट्स बाय अ न्यू वन। ऑलराइट, तो देखा मार्केट में सबसे सस्ती गाड़ी कौन सी है, तो मारुति की एक अच्छी सी मिली, हमने खरीद ली। द फर्स्ट थिंग माय ड्राइवर, मैं उस समय विदेश में था, माय वाइफ हैड गॉन टू द आश्रम, तो फोन आया मारुति से, भाई गाड़ी तैयार है, आके ले जाइए। पहली चीज वो क्या करता है, देखिए उसने हाई टेक्नोलॉजी गाड़ी खरीदी है और पढ़ा लिखा है, सबसे पहले मंदिर जाता है। राइट। ये देख रहे हैं, यू नो वी हैव साइंस, वी आल्सो हैव स्पिरिचुअलिटी, दोनों। पहले मंदिर जाता है, हर हमारे घर में एक छोटा मंदिर है। कहीं पे आप देखेंगे कोई काम होता है तो पहले हम भगवान श्री गणेश की पूजा करते हैं। राइट। हमारे जो बच्चे हैं, सवेरे तो वो कोडिंग कर रहा है, हाई लेवल कंप्यूटर कोडिंग, शाम को फिर वो माँ के साथ बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं, चाहे वो भारत में हो चाहे किसी दूसरे। बेटा एक चीज मैं हमेशा बताता हूँ जो मुझे समझ आई है इस उम्र में या कुछ साल पहले, मैं भारतीय इसलिए नहीं हूं कि मैं भारत में बसता हूँ, मैं भारतीय इसलिए हूं कि भारत मुझ में बसता है। क्या बात है सर, दिस इज माई फर्म। माफ कर, कभी कभी भावुक हो जाता हूँ। मैंने ये देखा है वहां पर क्या है कि भाई, उनका रक्षा मंत्री भी कहता है ये जो मदरसों से पढ़ के आ रहे हैं ये हमारी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, यानी वो जिहादी मैं खुद पैदा कर, वो जो मदरसों में पढ़ते हैं उनको सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस बोलते हैं कि वो लड़ेंगे हमारे लिए। यानी वो जो राक्षस मंत्री है उनका, राक्षस मंत्री, वो यही कहता है ये लोग, ही इज एन इडियट, ही इज एब्सोल्यूट क्लाउन दिस फेलो। उसको कोई आइडिया नहीं। जब पूछा गया कि आपने कह रहे हैं कि हमने भारत के इतने सारे जहाज गिरा दिए थे वो जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, आपको कैसे मालूम है? कहता है मैंने सोशल मीडिया पे। द मैन इज एन एब्सोल्यूट बफून। तो फिर ये चीजें जो है उस तरफ अब क्या देते हैं, हम तो देख रहे हैं कि स्पिरिचुअलिज्म, साइंस भारत में कैसे इकट्ठा है, भारत की रेजिलियंस। अरे कितने लोग आए हैं, कितने धर्म आए हैं, कितने रंगों के लोग आए, सब समा गए, क्योंकि माँ का आंचल बहुत बड़ा। हम तो भारत माँ कहते हैं, राइट। आंचल कितना बड़ा, बेटा तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा।
माँ के बहुत बच्चे होते हैं, बच्चों की एक ही माँ तो होती है, राइट। इसीलिए हम कहते हैं माँ तुझे सलाम। और हम ये भी मानते हैं भगवान को नहीं देखा, माँ को देखा है, राइट। तो माँ से अलग उसकी सूरत क्या होगी भगवान की। तो ये हमारा विश्वास है, ये बहुत तगड़ा विश्वास, सदियों से ये हमारा विश्वास। कितने लोग आए, सर हमारी ताकत है ये ये। हमारी ताकत है। और फिर लोग कहते हैं आपकी यूनिटी क्या है, तो मैंने कहा आप लोग नहीं समझ पाएंगे। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं। अब अरब लीग की मैं बात करता हूं, 22 देश हैं अरब लीग के मेंबर, एक भाषा बोलते हैं अरबी। अरबी। 22 कंट्री स्पीकिंग वन लैंग्वेज। हम एक देश हैं, 22 ऑफिशियल 22 लैंग्वेज भाषा। बोलते हैं। मैं तमिलनाडु में जाता हूं कभी, या केरला में जाता कहीं जाता हूं, अक्सर मुझे अंग्रेजी में बात करनी पड़ती है उनसे। तमिल में बोल लेता हूं थोड़ी बहुत, लेकिन और इतनी खूबसूरत भाषा है, मलयालम कितनी खूबसूरत है। नॉर्थ ईस्ट में भी जाता हूं, अब मैं नागामीज सीख रहा था कि भाई उनसे भी, बिकॉज आई गो देयर रेगुलरली। कितना अच्छा लगता है कि यूनिटी जो हम बात करते हैं, इट इज नेचुरल टू इंडिया। राइट। हम बहुत रेजिलियंट हैं। एक मैं हमेशा कहता हूं कि भारत एक बलून की तरह है जिसमें पानी भरा हुआ है। आप यहां से उंगली गिरा दोगे तो इधर से बाहर निकल आएगा, यहां से करोगे इधर को बाहर, फटेगा नहीं वो गुब्बारा। फटेगा। अगर गुब्बारे को रिजिड कर दोगे, उसको खाली करके रखोगे तो वो फट जाएगा। जब आप उसको उंगली उसके अंदर डालने की कोशिश कर, ये फटता नहीं है गुब्बारा हमारा, क्योंकि ये हमारी परंपरा है कि भाई तेरी जो मर्जी भाषा हो, तेरा जो मर्जी धर्म हो, आप और मैं आमने। जब मैं स्कूल में होता था, कभी माई बेस्ट फ्रेंड, उसका फैमिली नेम था, फर्स्ट नेम मैं भूल गया, डिसूजा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो क्रिश्चियन है। राइट। और हम तीनों का ग्रुप था, एक डिसूजा था, एक अब्दुल था, एक दीपक था। बहुत तगड़ा ग्रुप था जब स्कूल में पढ़ते। कभी विचार नहीं था, घर पे आते थे, पहली चीज मेरी माँ उनसे कहे, बेटा खाना खाया कि नहीं। मैं उनके घर जाता तो उनकी माँ भी ये चीज कहती थी। ये ताकत है इस कल्चर देश की। सर, कल्चर इज पूरा है ना, स्पिरिचुअल जो हमारी रेजिलियंस है। हमने तो ये तो आज कल ये नेता लोगों ने शुरू कर दिया ये बकवास। वहां पर क्योंकि उनको मौका नहीं मिलता दूसरे धर्मों के साथ इंटरैक्ट करने का। राइट। वो एक ही वो धर्म कमजोरी ideology देख रहे में। हैं आप, कि वी डोंट अंडरस्टैंड कि दूसरा किस तरह से टेबल पे बैठ के आपसे बात कर। क्यों? राइट। क्या वो इंसान नहीं है? क्या उसी ने बनाया नहीं है? क्या उसी बायोलॉजिकल प्रोसेस से उसका जन्म नहीं हुआ जिससे मेरा हुआ है? वो नहीं मान पाते इसको। तो वो बेवकूफ मुल्ला भी कहता है वी आर सुपीरियर सिविलाइजेशन। अबे जितने यूरोपियन देश हैं वो ऐसा ठोकेंगे तेरे लोगों को अगर तुमने वहां दंगा करने की कोशिश की। तो वहां पे बिकॉज देयर इज दिस ऑब्सेशन भारत के साथ। अब ये उसे, अब इसको रियलाइज कैसे करना है? जिहाद। मैं आपको बताता हूं, एंड आई फील सॉरी कि मैं ये कह रहा हूं, कि उस देश में 99.9999% जिहादी है। क्या कहा है उनको? एंड अगेन मैं माफी चाहता हूं आपसे, कंप्लीटली ऑब्सेस्ड विद फिजिकल सेटिस्फैक्शन। मैं सेक्स शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, कि वहां भी मिलेगा आपको, यहां भी मिलेगा। गूगल ने एक सर्वे किया था कुछ साल पहले कि नंबर 1 कंट्री पर कैपिटा जो पोर्नोग्राफी देखते हैं वो आतंकिस्तान है। द फ्रस्ट्रेशन। राइट। तो फिर ये जो मदरसा में पढ़ते हैं, मैं और जो उनको सिखाया जाता है, चलिए आपने कुरान को रट लिया, फिर क्या आप इंजीनियर बनेंगे इसके कारण? क्या आप साइंटिस्ट बनेंगे? एक्चुअली एजुकेशन नहीं हो पा रही है। दैट्स एजुकेशन का सोचा नहीं है ना उनके लिए। तो कुरान इज द बिगनिंग एंड एंड ऑफ एवरीथिंग। उसी को एजुकेशन कुरान समझते हैं। बहुत अच्छी, इट्स ग्रेट बुक। हमारे पास गीता है, बाइबल है, ग्रंथ साहब है, सब है, लेकिन उसके बाहर भी तो जाना है ना। एंड देन इट्स अ क्लोज्ड बुक। सर एक मेरा क्वेश्चन है जी। दैट कुरान को वो लोग मिस इंटरप्रेट करके बताते हैं। क्या कुरान में सच में कुछ जिहाद के बारे में ऐसा है? जिहाद डजंट एग्जिस्ट। मैंने तो बड़े Right. ध्यान से पढ़ा, मैंने तो Right. कई ज्ञानी ध्यानियों से पूछा, वो शब्द है ही नहीं वो उसके मिस अंदर। इंटरप्रेट करते हैं जानबूझ के। जानबूझ के बचाने। और फिर अब आप विवाह की बात करिएगा। अब देखिए ये जो मदरसा में जाते हैं, अभी एक रिपोर्ट आई है रेडियो फ्रांस इंटर, आई थिंक इन इंग्लिश में होगा रेडियो फ्रांस इंटरनेशनल। उसमें उन्होंने, आई वाज वाचिंग इट, एक डॉक्यूमेंट्री। 99% जो बच्चे जाते हैं वहां मदरसा में, मैं नहीं कह रहा ये उनकी रिपोर्ट, 99% आर फिजिकली अब्यूज्ड। 99%? 99% जो लड़के जाते हैं उनके साथ बलात्कार होता है। ओह माय गॉड। या तो मुल्ला उसको घर बुलाता है रात को कि आजा सफाई कर, ये कर, वो कर, तो उसको वहां पर बच्चेबाजी कहते हैं। नाउ अ नेशन दैट कैन नॉट प्रोटेक्ट इट्स चिल्ड्रन, आप उसको सबक क्या दे रहे हो? बिल्कुल। जब आप उसके साथ बलात्कार करते हो, उसके मन में आप क्या डालो कि औरतों की इज्जत नहीं है, जाओ बेटा करो। अब आपने उसका देख लिया परिणाम, ये जो
पहलगाम में आतंकी आए थे, जब हाँ उनको कहते पतलून उतारो, हम देखना चाहते हैं कि आप मुसलमान हो कि नहीं। किस इंसान में ऐसे विचार हो सकते हैं? इन्हीं में, और किसी देश में मैंने नहीं देखा। राइट। मैं तो सूडान में रहा हूँ 5 साल, आपका राजदूत, मैंने टूनीजिया में काम किया है, मिस्र के साथ काम किया है, कभी नहीं देखा ये विचार, बस यहीं पे देखा। एंड दे आर आल्सो अ मुस्लिम They नेशंस। are all Muslim. Majority Muslim, but very open Muslim. हम तो मजाक में कई बार, मैं इजिप्ट के अपने कॉलीग को कहता, यार आप अच्छे मुसलमान हो। कहता वो क्यों? मैंने कहा मेरे साथ बैठ के बियर पीते हो। Of course it was not serious, मजाक मजाक में हम करते थे ऐसी चीजें। तो मैंने ये जो आप लोगों ने बिल्कुल इनको, आई कॉल इट मिलिटराइजेशन ऑफ द माइंड। राइट। मन को आपने मिलिटराइज कर दिया है। आई कॉल इट रेडिकलाइजेशन ऑफ द हार्ट, दिल को रेडिकलाइज कर दिया है, एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द सोल। वो भी बचपन से। और डिस्ट्रक्शन ऑफ द सोल, आत्मा को Right. आपने बर्बाद कर दिया। कैसे कोई ये कह सकता है कि तेरे धर्म के आधार पर मैं तुझे मारूंगा? नहीं, ये हमारा सिस्टम नहीं है। अरे कितने मुसलमान आए हैं देश में, मुगलों का यहाँ पे सिस्टम रहा है, कितने साल, ब्रिटिश वो क्रिश्चियन थे, राइट। लेकिन भारत रहा है। आजा भाई, तू भी आजा, माँ तेरे को भी स्वीकार करेगी। राइट। we have absorbed all and we have been enriched, उनको हमने सिखाया है और उनसे सीखा है हमने। तो ये जो इंटरप्ले ऑफ आइडियाज एटसेट्रा, अब उस देश की समस्या ये है कि नॉन इस्लामिक चीजें आजकल, क्योंकि वो पिछड़ते जा रहे हैं, वो सीखना नहीं चाहते। अब वो एक बेवकूफ होता था क्रिकेट प्लेयर, उसका नाम मैं भूल जाता हूँ, इमरान खान। डिम खान, ऐसे डिम डाम, क्या नाम बताया आपने? इमरान खान। हाँ, वैसा ही कुछ। तो वो डिम साहब बोले कि मैं रियासत मदीना बनाऊंगा। ओ यार, 7वीं शताब्दी, तू कहाँ जा रहा है टाइगर? मैं 22वीं शताब्दी की बात कर रहा हूँ, मैं चंद्रमा पर जा रहा हूँ, मैं मंगल ग्रह पे जा रहा हूँ, मैं जुपिटर पे जाने वाला, तू मैं रियासत मदीना बनाऊंगा। डोंट टॉक नॉनसेंस लाइक दिस। लेकिन फिर वो बच्चों के माइंड में आता है। और रियासत मदीना बनाने का क्या तरीका है? जो मेरे धर्म के नहीं है उनको मारो। काफिर। हमारे सनातनी धर्म में, बाइबल में, गुरु ग्रंथ साहब में वो शब्द है ही नहीं। Right. नॉन बिलीवर इनके पास है, हमारे पास नहीं है। तो अगर ये थोड़ी इंट्रोस्पेक्शन करे, जो नहीं होने वाली है, टेक इट फ्रॉम मी। अब भविष्य पार्टीशन के हमने भी बात की, उसके बाद फिर मैंने सर एक क्वेश्चन है मुझे पार्टीशन को लेके, सॉरी आई एम इंटरप्टिंग। हाँ, श्योर, कम बैक यार, यू डोंट हैव टू अपोलोजाइज। यस, एक्चुअली एक चीज बोली जाती है कि दैट इस पार्टीशन के जिम्मेदार गांधी जी थे। लोगों का कहना है कि पंडित जी और पंडित जी खिलाफ थे इसके। वेल, वो बुजुर्ग हो रहे, बुढ़े हो रहे थे, वो चाहते थे भाई अब जल्दी से हमें अपना देश मिले जिसके ऊपर हम राज करें। और महात्मा गांधी के बारे में लोग अभी कहते हैं, आई डोंट नो द ट्रूथ, माय फादर नेवर टॉक्ड अबाउट इट। फौज के बारे में बहुत कहते थे कि पंडित ने नहीं रोकना था हमारी फौजें जो आगे बढ़ रही थी। बट महात्मा जी के बारे में इतना ही लोग कहते हैं कि उतनी स्ट्रांगली उन्होंने अपोज नहीं किया द डिवीजन ऑफ इंडिया जितना उनको करना चाहिए। इनफैक्ट वो तो कह रहे थे कि वो तो जिन्ना को प्रधानमंत्री भी बनाने को ऑफर दे रहे थे कि उनको प्रधानमंत्री बना दो, यूनाइटेड रहेगा। पर फिर साथ में ये भी कह रहे थे कि फिर तो हिंदू डोमिनेटेड हो जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। हाँ, ये चीजें, प्रधानमंत्री का ऑफर तो 100% दिया था, ये तो हिस्टोरिकल है। लेकिन क्या आपस में बातचीत हुई जब वो मिलते थे, ये बहुत कम लोगों को मालूम है। लेकिन बेटा, मेरा ये मानना है कि उस पीरियड में जाने से कोई फायदा नहीं है। गलती किसकी थी? राइट। भगवान हमें आंखें सर के आगे देता है, पीछे नहीं। हम पीछे नहीं देखते। अब जो होना था वो हो गया, गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था, व्हाट नेक्स्ट? राइट। अब मैं एक प्रश्न करता हूं, जो हमसे लोग कहते हैं, मैंने कितने साल विदेश सेवा में, आई थिंक 30 years, मैं 38 साल की मेरी एक्टिव सर्विस थी, उसके बाद स्पेशल एडवाइजर। वो कश्मीर का मुद्दा मैं डिफेंड करते थक जाता था कि भाई ये है, वो है, ये है। फिर जब मेन स्ट्रीमिंग हुई, अब मैं तो बड़े खुलेआम कश्मीर डिस्कस करता। मैंने कहा बोलो वापस करते थे। कंप्लीटली हमने बदल दिया, मास्टर स्ट्रोक। और एक चीज और बताता हूँ इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। तो पार्टीशन के बारे में आप बेसिकली आप समझ गए हैं क्या हुआ था। उसके बाद फिर भारत में भी कुछ हिस्सों में जो है इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रही, हम भी अलग होंगे, हम भी अलग होंगे। तो सिख कम्युनिटी के कुछ लोग कहने लगे हम भी अलग होंगे। लेकिन फिर वो मदर इंडिया, वही गुब्बारा, इधर से, अरे कहाँ जाएंगे छोड़ के। मैं कई बार, मुझे याद है जब मैंने सर्विस ज्वाइन की भारत दर्शन में, हम तमिलनाडु जाते थे, इधर केरला कहीं भी जाते थे, लद्दाख तक जाते थे, कि भाई आप लोग कहाँ के हैं? सर हम तो हैं इंडिया से, लेकिन वैसे तमिलनाडु से। सो द फर्स्ट फीलिंग है दैट वी आर इंडियंस।
सवाल ही पैदा होता कि वहां पे पूछोगे तो मैं जी सिंधी हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मैं पश्तून मैं हूँ, मैं पश्चिम। यहाँ का हूँ, वहाँ का हूँ, तो इट्स टोटली डिफरेंट। तो ये सेंस ऑफ नेशनहुड नहीं है जो हम में है, तो सदियों से। कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा, राइट। क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हिंदुस्तान हमारा। हमारा। तो ये इसमें इसमें कोई मजाक नहीं है। ये जो कवि है, जो शायर है, वो अपनी इनर मोस्ट फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है कि सब आए लेकिन कोई हमें हटा नहीं सका। अब जो हमारा पड़ोसी है उसके बारे में बताता हूं, क्योंकि जिहाद तो अब उसकी नेशनल आइडियोलॉजी है। आज से 100 साल बाद क्या होगा, वो रहेगा। उसको आजकल देश डिसअपियर नहीं होते। अगर आप उसके ऊपर हुकूमत भी कर लो, उसको कैप्चर भी कर लो, मेरा मानना है कि घोड़े की पीठ पर बैठकर किसी देश को जीतना बड़ा आसान है, उतर के हुकूमत करना बड़ा मुश्किल है। मुश्किल है, वो फिर राइट। मुखालफत करेंगे आपकी। तो आज के 100 साल बाद देश तो रहेगा, अब उसके 4 टुकड़े हों, 5 टुकड़े हों, दैट इज वेरी इम्पॉसिबल, और मेरा ख्याल वो हो भी जाएगा, लेकिन वो तो रहेगा। वो जिहादी ही रहेंगे, वो रेडिकल ही रहेंगे, वो उनके पास जो उनके न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो भी रहेंगे। सो देन व्हाट हैपेंस? सो ये एक्सेप्ट अगर वो भी कर लें कि भाई हमने तो रहना है, चलिए हम भविष्य की ओर देखते हैं, हाँ। हम पीछे की ओर नहीं देखते। बेटा, भारत में आज जब मैं आ रहा था, आपने एक कैब भेजी मुझे लाने के लिए, तो वो लड़के से मैं बात कर रहा था कि कितना पढ़ा, उसने बताया। तो मैंने कहा कि ग्रेजुएट लड़का है। तो मैंने कहा कि आपके फादर मदर कितने पढ़े थे? तो कहता है माँ तो अनपढ़ थी और फादर सेकंड क्लास में छोड़ दिया था, क्योंकि वो घर में प्रॉब्लम, फाइनेंशियल राइट। इश्यूज। तो मैंने कहा आपने क्यों पढ़ाई की, अभी खेत में चले जाते। तो ही सेड सर एक चीज बताऊं, अगर मैं पढ़ता नहीं तो मैं बढ़ता कैसे? आज मेरी अपनी टैक्सी मैं चलाता हूँ। फिर मैंने कहा राइट। कि हाउ मच मनी डू यू मेक पर मंथ? कहता अगर खेत में मैं अपने डैड के साथ काम करता, शायद मुझे 5,000 रुपये महीने का, अब मैं 40-50 हज़ार रुपए महीने का नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट। So I was very happy and he spoke fluent English। अंग्रेजी बोलना जरूरी नहीं है, बट अदब के साथ, तहजीब के साथ। और फिर उसका फोन बार बार बज रहा था। मैंने कहा बेटा क्या हो गया? कहता सर, जहां मैं आपको लेने आया था, वेयर आई लिव इन दिल्ली, तो आपसे पहले जो कैब में बैठे थे वो अपना मोबाइल फोन छोड़ गए थे, ओह। और मैंने उनको कहा है अपना लोकेशन भेजो, मैं अभी आपको यहाँ ड्रॉप करके वापस जा रहा हूँ उनका फोन लौटाने। तो मैंने कहा कि इतना पैसा जो तू पेट्रोल या सीएनजी खर्च करेगा, वो क्यों जा रहा है इतनी दूर? कहता है वो तो मेरा धर्म है सर, क्या बात है मैं सर। चोरी की चीज नहीं रख, मैं जो मेरा नहीं है मैं अपने पास नहीं ईमान रखूंगा। सर। ईमान। तो ये आता है एजुकेशन से। राइट। 80-85% जब आपकी एजुकेशन होगी। अब जो आप लोगों ने पुल बनाया चेनाब का, है ना, राइट। मार्वल ऑफ इंजीनियरिंग। और उसके बाद जो केबल स्टेट ब्रिज बनाया पहला भारत में, कई मेरे फ्रेंड्स अफ्रीका में मुझसे पूछते हैं यार ये आप लोगों ने कैसे किया, कौन सी विदेशी कंपनी आई थी? ऐसे कोई विदेशी कंपनी नहीं आई थी भाई, ये मेरे अपने लोग मेड इन हैं। भारत। द मेड इन भारत एंड द इंजीनियर्स आर आल्सो मेड इन भारत। जो आते लाइक आई एम मेड इन भारत, ये सब भारत में बने हुए हैं। एंड वी हैव द बेस्ट इन द वर्ल्ड, यू नो। वो जाता है। बोथ माई चिल्ड्रन लिव इन अमेरिका। मैं आपको ये भी बता देता, माई ग्रैंड डॉटर्स, 2 ग्रैंड डॉटर्स, एक 11 साल की, एक 8 साल, बोथ बॉर्न इन द यूनाइटेड स्टेट्स। आप सुनिए किस प्रकार से वो हनुमान चालीसा पढ़ती हैं, शिव पूजन किस प्रकार से करती हैं। समझ आए ना समझ आए, क्योंकि हिंदी थोड़ी कम बोलती है वहां पे, अमेरिकन इंग्लिश, लेकिन पूरी तरह से वो गायत्री मंत्र पढ़ती हैं दोनों। यानी माँ ने उनको इतना सिखाया है कि अपनी परंपरा मत भूलो। यू कैन बी अमेरिकन बट एट द सेम टाइम यू आर इंडियन। यू नो भारत की ताकत, वी कैन बी एवरीथिंग एट द सेम टाइम एंड ऑल्सो इंडियन। आई कैन बी अमेरिकन, आई कैन बी ब्रिटिश, आई कैन बी रशियन, बट आई कैन ऑल्सो बी इंडियन। इंडियन। भारतीयता को हम भूल नहीं पाते, ये हमारी ताकत है। ये बेवकूफ लोग कब समझेंगे? भारत कॉन्फॉर्मिटी में बिलीव नहीं करता कि सब एक जैसे हो, बिल्कुल नहीं। मैं डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करता हूं भाई। उसका भोजन अलग है, मेरा अलग है, उसकी शादी के तरीके अलग हैं, उसकी शादी के तरीके अलग हैं। व्हाई नॉट? इससे मेरा क्या जाता है, एज लॉन्ग एज मेरे अंदर वो विचार है कि मैं भारतीय हूं। और वो रहता है। इतना बड़ा देश जो है, इतनी सदियों से ये चलता रहा। अब कुछ लोग कहते हैं अखंड भारत होना चाहिए। मैंने कहा चलिए अब उसकी बात बाद में करेंगे, पहले तो हमको आगे बढ़ना है। जो पीएम साहब कहते हैं भाई 2047 तक, मैं कहीं यहाँ पहनता हूँ ना, ये रखा हुआ 2047 तक टू बी अ विकसित देश। तो मैं कई लोगों से कहता हूँ जो पूछते हैं ये क्या है, मैंने कहा टू बी अ डेवलप्ड कंट्री। लेकिन अब मेरी 74 साल की उम्र है, मैं जिंदा नहीं रहूंगा बेटा, आई एम श्योर, मैं चला जाऊंगा। लेकिन
इसीलिए मैं विकसित भारत को कहता हूँ, जरा आजा झलक दिखला दे। और चेनाब ब्रिज में मेरी पत्नी और मैं कह रहे थे, दीपक वी हैव टू डू इट, विकसित भारत का हमने एक झलक वहां पे देखी है। और पीएम साहब हाल ही में एक मीडिया चैनल हाउस के समिट को संबोधित कर, समिट का मतलब होता है कि उनका जो कॉन्क्लेव होता है, राइट। तो वहां पे कुछ बच्चों को अवार्ड्स दिए और वो बच्चों से कह रहे थे कि हम आपको विकसित भारत दे रहे हैं, आपकी तो मौज हो जाएगी, आप एक डेवलप्ड कंट्री के नागरिक। कितना अच्छा लगा मुझे ये सुन के कि आपकी मौज। फिर मैं वही बॉलीवुड का गाना, मेरे साथ जो बैठा हुआ था उसको मैंने सुना, ओए मौजा ही मौजा। तो ये कितना अच्छा लगता है जब हम, यू नो, व्हेन आई ट्रैवल फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर, या मैं अमृतसर जाता हूँ या मुंबई तक बाय रोड, अनबिलीवेबल द क्वालिटी ऑफ आवर रोड्स। माय ओन ड्राइवर, माय पर्सनल जो मेरा सहायक है, वो मुझे कहते हैं ये तो मक्खन पे गाड़ी चला रहे हैं हम। ऑफ कोर्स रोड क्वालिटी बहुत बेहतर हुई है सर। बहुत इम्प्रूव होगी। हाँ, लोग हैं जो ये करेंगे वो करेंगे, आलोचना करेंगे। साहब तो यही कहते हैं, उनका काम है आलोचना करना, हमारा काम है आगे बढ़ना। बट इन 10 years सर बहुत इम्प्रूव। अरे क्या फर्क पड़ा है। और अगर ये, आई डोंट नो, लास्ट टाइम आई टोल्ड यू द स्टोरी ऑफ जामवन, रामायण की नहीं बताई थी? नहीं। अभी बताता। अगर ये रहा हमारे साथ ये आदमी, बेटा मैं इतना ही कहूंगा कि मुझे लोग कहते हैं आप उनके चमचे हो, मैंने कहा बिल्कुल गलत, मैं महाचमचा हूं। अब मैं इसकी कहानी बताता हूँ। पतन गुजरात में, ये 2019 की बात है, ये बालाकोट एयर स्ट्राइक्स के बाद। तो पीएम साहब वहाँ संबोधित कर रहे थे, कि शायद इलेक्शन मीटिंग थी। उनकी आंखों से मैं बहुत दूर था, बल्कि यूं समझ लीजिए कि मैं टेलीविजन पे देख रहा था। तो इनकी आंखों से अंगारे निकल रहे थे और कह रहे थे, हमारा सिद्धांत है, हम मारेंगे घर में घुस के मारेंगे। अब बेटा ये कब से हमारा सिद्धांत हो गया? मैं बड़ा कंफ्यूज था, एंड आई एम बीइंग सिंसियर, मैं बिल्कुल सच्चे दिल से आपसे कह रहा हूं, मैं तो परेशान हो गया। 5 साल तक मैं समझ नहीं पाया, भाई मेरा सिद्धांत ये था जो मुझे सिखाया गया था, कोई यहां तमाचा मारे, अब बोलो दूसरा गाल आगे कर दो, पेट में मारे तो पीठ आगे कर दो, लात मारे एक लेफ्ट लेग पे तो आप बोलो राइट में भी मार। ये मुझे समझ नहीं आया। तो इस बार जब मैं महाकुंभ में गया फरवरी में, प्रयागराज में, 67 करोड़, देखो यार क्या लॉजिस्टिक्स है इस देश में, क्या काबिलियत है, क्या ताकत है हमारी। तो मैं जब वहां गया, तो जहां पे मैं ठहरा हुआ था, तो एक महापुरुष वहां थे। तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा स्वामी जी, सुबह का टाइम था, तो हम लोग स्नान करके आ रहे थे, अर्ली मॉर्निंग, नॉट इन त्रिवेणी, कहीं नजदीक। तो मैंने कहा स्वामी जी आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तो इसे बताइए, मैंने अपना परिचय, सर हाँ एम्बेसडर साहब बैठिए बैठिए। तो मैंने कहा स्वामी जी इनका मतलब क्या है, हमारी परंपरा ये कब से हुई है, मैं समझ नहीं पाया, आज तक मुझे किसी ने नहीं समझाया। तो फिर कहता है रामायण पढ़िए। मैंने कहा हाँ। कहता है उसमें एक राजा की पत्नी का अपहरण हो जाता है, एटसेट्रा। फिर भगवान श्री हनुमान वहां जाते हैं, ढूंढ लेते हैं, अपनी ताकत याद आती है उनको, एक छलांग लगाते हैं, अपना आत्मविश्वास आत्मसम्मान याद आता है, चले जाते हैं उस द्वीप में और वापस आने से पहले आग लगा देते हैं महल को। तो कहते हैं कि अब समझ आया एम्बेसडर, हमने घर में घुस के मारा था 25,000 साल पहले, इंटरलिंक। ओके, तब मुझे समझ आया। और मेरा ख्याल है कि पीएम साहब भी इसी के बारे में सोच रहे थे कि हमने घर में घुस के मारा। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो भारत के समय प्रधानमंत्री, मैं उनको जामवन कहता हूं, भालू। जब हनुमान बड़े डिप्रेस थे, भगवान श्री हनुमान, बजरंग बली, जिनको मैं अपनी छाती पे पहनता हूं, तो मैं जामवन जो भालू था उसको भी पहनता हूं, उसका भी एक मेरे पास लॉकेट है यहाँ पर। बिकॉज यू नो विदाउट हिम तो शायद कहानी अलग हो जाती, उनको सही रिकॉग्निशन कई लोग नहीं देते। तो उसने आके हनुमान के ऊपर श्राप था, वो भूल जाते थे अपनी शक्ति को। उसने याद कराया कि हनुमान तू उदास क्यों है, अपनी शक्ति याद, अरे तू तो सूरज को निकल गया था। राइट। तो फिर भगवान श्री हनुमान ने अपना आत्मविश्वास जगा, उनका आत्मसम्मान जगा, उनकी आत्मनिर्भरता जगी। आज इस आदमी ने भारत को उसका भविष्य समझा दिया है, हमारा आत्मविश्वास जगा दिया है। अब तो हम डरते नहीं है, बल्कि लोग हमसे डरते हैं, और फिर हम कहते हैं भाई डरो मत, हम ठोकेंगे नहीं आपको। हमारा आत्मसम्मान, हमारी आत्मनिर्भरता, ये सारी चीजें, इसीलिए मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को जामवन कहता हूं कि इसने याद करा दिया इस देश को, इसकी ताकत। और ये सारी परंपरा जो है ये हिंदू धर्म से, सनातनी धर्म से संबंधित है। भगवान श्री कृष्ण गीता में भी गए थे हस्तिनापुर मध्यस्थता करने, नहीं हुआ, नहीं माने, और वो शिशुपाल उनको गालियां दे रहा था। तो उसको हम कह देते स्ट्रेटेजिक पेशेंस। भगवान श्री कृष्ण ने देखा, बोलते रहे देख अब और पंगा मत ले, मत ले, मत ले। फिर 99 के बाद जब 100 आया तो सुदर्शन चक्र उठा लिया,
और हमने वही किया था आतंकियों के साथ। कितनी बार बोला मत करो, शांत हो जाओ, नहीं माने, फिर सुदर्शन चक्र हमने उठाया। तो ये चीजें जो है ना, हमारे अपनी परंपरा में आप देखो, चाणक्य की हम संतान हैं, डिप्लोमेसी में नंबर 1 इन द वर्ल्ड, द बेस्ट इन द वर्ल्ड, हमारे मुकाबले का कोई नहीं है। तो ये चीजें जब मैं देखता हूं कि ये नवीन भारत, ये नया भारत नहीं है, ये पुराने भारत की नई पर्सनैलिटी है। राइट। भारत नया नहीं है, भारत तो सदियों से चलता आ रहा है और सदियों तक रहेगा। बट जो उसकी पुराने, जो उसके फीलिंग्स थे जिनको कोई छेड़ नहीं पाया, सेंटिमेंट्स थे, जो उसके विश्वास थे, कल्चर, सिस्टम, स्पिरिचुअलिटी, उसको एक नई पोशाक पहना दी है। अंदर से तो बिल्कुल वही है। अंदर से आखिर क्यों होता है, व्हेन माय फादर डाइड, क्यों मैंने कंधा दिया उनकी अर्थी को, क्यों मैं उठा के दिया, क्यों मैंने नारियल जो था उसको फोड़ा, क्यों मैंने पानी डाला, क्यों मैंने उनके हेड को फिर उसको खोला हमने कि उनकी आत्मा एस्केप, वही चलती जाए। फिर मैं गया, इंटरेस्टिंग, हरिद्वार हम लोग करते हैं वहां पर अस्थि विसर्जन, सब लोग जाते हैं। किसी ने बोला एक पंडित होगा आपकी फैमिली का, तो कई पंडित आगे बोले कौन 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 कहाँ से आए, कहाँ से, फिर नाम पूछते गए। फिर एक आया, कहता है मैं जानता हूँ, ये फलाना थे और आपके दादा का नाम ये था। मैंने कहा, तो बोले रुकिए, तो इतनी मोटी पुथा ले आया, 1600 कुछ फर्स्ट एंट्री पश्तो में, 1600 समथिंग, कि मेरा नाम फलाना फलाना वोरा है, मैं गजनी से आया था, 3 महीने ट्रैवल किया, मैं अपने फादर का अस्थि विसर्जन करने आया था हरिद्वार में, और फिर ये हुआ वो हुआ, फिर मैं वापस जा रहा हूँ। उसके बाद से फिर कुछ गैप्स थे, पर बीच में लुक एट द ट्रेडिशन, द कंटिन्यूटी ऑफ दिस कंट्री। आई मीन इंडिया इज इटर्नल, उस समय वो गजनी से आया था और हरिद्वार में आया। तो ये जो लोग कहते हैं ना कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, फॉर गॉड सेक यार, अपने अंदर झांक के देखो, अपनी ताकत को पहचानो। बहुत ताकत है हम में, और ये ताकत सिर्फ ये नहीं है कि बंदूक चलाओ। याद रखिए कि हम पुराने शास्त्रों की पूजा करते हैं, शस्त्रों की भी पूजा करते हैं। एकमात्र सिविलाइजेशन है शस्त्र और शास्त्र दोनों की, लेकिन शस्त्रों का हमेशा हम प्रयोग नहीं करते। हम मानसिक शस्त्र का प्रयोग करते हैं, स्पिरिचुअल शस्त्र का प्रयोग करते हैं, हम अपनी फिजिकल शस्त्र का बाद में करते हैं, इंटेलेक्चुअल शस्त्र का चाणक्य ने जो बताया था उसका प्रयोग करते हैं। लेकिन जब कुछ नहीं चलता तो फिर हम शस्त्र फिर बाण उठाते हैं उस समय। और शास्त्रों की पूजा तो खैर हम सभी करते हैं। हम बाण तभी उठाते हैं जब अब और कोई चारा नहीं है, दूसरा सीखने को तैयार नहीं है, क्योंकि जो हमारी पेशेंस है, ये चाणक्य ने भी कहा है, उसको कमजोरी मत समझो। राइट। हम पेशेंट इसलिए हैं कि हम चाहते हैं कि जंग के बिना समाधान, हम इनिशिएट नहीं करते कभी। तो बेटा जो अभी हम पार्टीशन की बात करें तो ब्रेकअप ऑफ इंडिया, मेरा मानना है कि हम उसको कहते हैं हमारी आज़ादी थी, बट दैट इज ऑल नॉनसेंस। सिर्फ जिस्म की आज़ादी थी, मन में तो हम बहुत ब्रिटिश और ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज वाले हो। एकदम आप नहीं बदल पाते, टाइम लगा। एक पूरी पीढ़ी जो वहाँ पड़ी हुई थी, जब वो गए फिर असली परिवर्तन आया। फिर जब ये चीज़ मैं भी कहूँगा, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान कम से कम 25 लाख भारतवासी ब्रिटिश इंडियन आर्मी लड़े थे, ब्रिटिश इंडियन आर्मी के सदस्य थे। वो लड़े थे ब्रिटिश शहनशाह को बचाने के लिए, ब्रिटिश साम्राज्य को। 25 लाख इंडियंस फॉट इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर टू प्रोटेक्ट द ब्रिटिश एम्पायर। वी वर अ कॉलोनी। 25 लाख लड़े थे, इंक्लूडिंग माई लेट फादर इन अ डिफरेंट वे, ही वाज एन इंजीनियर, तो ब्रिटिश वॉर एफर्ट में कंट्रीब्यूट कर रहे थे। वो ही नेवर टॉक्ड अबाउट इट अगेन, था वी वर अ कॉलोनी तो हो गया। और फिर 25,000 लेकर ये व्यक्ति निकलता है सिंगापुर से, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो जिस दिन नेताजी की मूर्ति को हमने विराजमान किया देश की राजधानी में, गेटवे ऑफ इंडिया पर, बेटा उस दिन मेरा जो था आत्मज्ञान, जो मेरा नॉलेज है, वो भी आजाद हुआ। और फिर जब चंद्रयान गया चंद्रमा पर, जहां कोई नहीं गया था, मेरा आत्मविश्वास भी उस दिन आजाद हो गया। और जब राम लल्ला अपने घर गए, मेरी आत्मा आजाद हो गई। राइट। सो ये हमारी 4 आजादियां जो मैंने अपने जीवन में देखी हैं। Of course, the real independence. The real independence came with the last. एक बार सेकेंड वर्ल्ड वॉर चलिए हो गया, but then came नेताजी के हमने स्टैचू लगाई, चंद्रयान आया, और अब तो आपको पता है कि मंगल ग्रह पे फिर से हम जा रहे हैं, और आदित्य हमारा तो सूरज के पास, उसके साथ आंख मिचौली खेल रहा है। लुक एट द अचीवमेंट, किसने किया। और जो ये हमारी जो चंद्रयान की टीम गई थी, मुझे इसरो वाला बता रहा था कि टीम लीडर वॉज अ वुमन। हमारी बेटियों को देखो,
अरे अमेरिका की आबादी 34 करोड़ की है, मेरे पास 34 करोड़ विद्यार्थी हैं, 51% हमारी बेटियां हैं, तो कौन पंगा लेगा मेरे साथ? वो दलेर मेहंदी का गाना हमेशा सुना, ओए पंगा ना लेना, पंगा ना नहीं तो बहुत ठोकेंगे आपको। तो इस बार तो उन्होंने देख ही लिया। हमने उनको कहा भी था कि सिर्फ आपके आतंकी ठिकानों को हम ठोक रहे हैं, नहीं माने, उन्होंने दूसरे तरफ उसको मिलिट्री को इन्वॉल्व कर दिया, फिर हमने जवाब दिया। अब वो हल्के हल्के कह रहे हैं कि भारतीय सेना जो पहले कह रही थी हमने 11 ठिकानों पे किया है या इतना भी किया, कहीं ज्यादा पे किया था, हमारा बहुत नुकसान हुआ। अब क्यों बोल रहे हैं? अब वो एक तरफ वो मैड मुल्ला मुनीर है, कहता इट इज अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, ये जो पानी की बात, इसकी भी बात करता हूँ पानी की। और वो दूसरा जो उनका प्राइम मिनिस्टर है वो कहता है मैं हर चीज मुद्दे पर बात करने को तैयार हूँ। तो अंकल चाचा डोनाल्ड ट्रम्प बचा लो मुझे, बचा लो। और पहले क्या कहते थे ये लोग इतने सालों से? सिर्फ कश्मीर पे बात करेंगे, हमको दे दो, फिर चंद्रमा पे जो तूफान आता है नहीं आएगा, फिर समंदर में जो सुनामी आती है नहीं आएगी, फिर सारी दुनिया में खुशहाली होगी, बस कश्मीर हमें दे दो। अब वो कहता है मैं कश्मीर की बात भी करूंगा, मैं आतंक की बात भी करूंगा, इसकी बात भी करूंगा, अब हर चीज में तैयार हो गया। पानी का मैं बेटा एक चीज बताना चाहता हूं कि आपका तो चैनल इतना पॉपुलर है एंड यू आर अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, आपके व्यूअर्स भी बहुत होशियार हैं। 1947 में पाकिस्तान का आविष्कार होता है। बिल्कुल। 1960 में ये ट्रीटी साइन की जाती है। 13 साल हमने नहीं की। अग्रीड? वो इसलिए कि सब ठीक चल रहा था, लेकिन फिर बाद में वहां के लोग कहने लगे यार ये माधोपुर और फिरोजपुर में जो हेडवर्क्स हैं कनाल सिस्टम के, ब्रिटिश इंडियन पंजाब, ये तो भारत में है। अगर कल इन्होंने पानी रोक दिया तो हम क्या करेंगे? कनाल सिस्टम मर जाएंगे। तो फिर इनको हमने मेरा ख्याल 65 करोड़ रुपए ऐसा ही कुछ पाउंड स्टर्लिंग इनको दिया, इससे थोड़ा ज़्यादा मुझे याद नहीं है, 65 करोड़ था या 650 करोड़ था उस टाइम पे, बहुत पैसे दिए हमने इनको। और इन्होंने अपनी कनाल सिस्टम बनाने के लिए दिए थे, पर इन्होंने अपना तरबेला डैम और एक और इनका कोई डैम है पाकिस्तान में, तो उसको बनाया उसके साथ। अब क्या होता है कि आपने जब देख लिया कि ये सब कुछ है, ट्रीटी आपने साइन कर दी, कंप्लीटली वन साइडेड ट्रीटी, उनको आपने वीटो दे दी कि भाई मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा तेरे अप्रूवल के बिना। भाई क्यों? ये कौन सी ट्रीटी? फिर हम बड़े शान से कहे देखो जी हमारे इतने जंग हुए हैं लेकिन हमने ट्रीटी को रद्द नहीं किया। अब क्योंकि हमने ट्रीटी को रद्द नहीं किया था, वो उनका पूरा विश्वास। मैं एक ट्रीटी नेगोशिएशन में, मुझे याद है 1990s में जब मंत्रालय में था, मैंने पार्टिसिपेट किया, तो उनसे हम कहते थे भाई देखिए इस ट्रीटी का ये हिस्सा जो है थोड़ा हम इसको रिव्यू करेंगे। नहीं नहीं इंशाअल्लाह सब ठीक है, अल्लाह सब ठीक कर, वी कुड डू नथिंग। अब हमने इसको कैंसिल नहीं किया है, अब बेटा इसको हमने सस्पेंड किया इन अबेयंस। इसका मतलब है अब आपको बताने की जरूरत नहीं है। और जो हम कर रहे हैं, 1 साल लगे, आपके मीडिया वाले तो तरह तरह की चीजें कहें, लोग तो कुछ कहेंगे, लोगों का काम है कहना। 6 महीने लगे, 1 साल लगे, 2 साल लगे। पाकिस्तान इज ऑलरेडी जो कहते हैं वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री। बिल्कुल। ऑलराइट, वन ऑफ द वर्स्ट वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री। हम भी वाटर स्ट्रेस्ड है बट वी आर डीलिंग विद इट थ्रू प्रॉपर मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, नए रिसोर्सेज ढूंढ रहे हैं एटसेट्रा। रिवर्स को हम हार्नेस कर रहे हैं, इंटरलिंकिंग की बात कर रहे हैं। तो वहां पर जिस रफ्तार से उनकी आबादी बढ़ रही है, मेरा मानना है सर, ये जो मैंने कैलकुलेशन, अगेन मैं बता, मैं रिग्रेशन एनालिस्ट हूं, मैं लेके पीछे की तरफ कैलकुलेट करता। मेरा मानना है कि आज के 10 साल बाद पर कैपिटा 2 बाल्टी पानी मिलेगा एक पाकिस्तानी को पीने के लिए, नहाने के लिए, और कृषि के लिए कुछ नहीं बचेगा। अभी भी वो नेट फूड इंपोर्टर है और इसके बाद तो हालत बहुत खराब हो जाएगी अगर कुछ नहीं। जब हम कहते हैं कि तुम्हें जो सिंधु नदी अरब सागर में जाने से पहले 50 किलोमीटर पहले सूख जाती है, बिकॉज दे डिडंट नो हाउ टू यूज द वाटर, राइट। तो वहां पे फिर क्या होता है, जब सूख जाती है नदी समुद्र में जाने से पहले, समुद्र का पानी आ जाता है, बिल्कुल बैक फ्लो, राइट। वो सैलाइन वाटर है, नमकीन वाटर, उसमें आप कुछ ग्रो नहीं कर सकते। हमने कहा हमारे पास तजुर्बा है, ये उसी बात कर रहा मैं 90s की मीटिंग की, कि वी नो हाउ टू डील विद सलाइन वाटर फार्मिंग। आप अगर चाहते हो तो हम अपना एक्सपर्टीज आपसे शेयर करें। नहीं नहीं इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह इज अ ग्रेट डेटी, लेकिन वो आई डोंट नो हाइड्रोलॉजिस्ट कितने बड़े हैं, आपको सिखाएंगे आगे कि नहीं, बट इफ ही हैज द टाइम। अब ये जब इतनी हालत खराब हो जाएगी, मैं 10 साल की बात कर रहा हूं, मैं शायद जिंदा रहूंगा। अभी सर हालत बहुत ज्यादा खराब, अभी तो बहुत खराब हो रही है, इसीलिए वो कहता है इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर। कोई अब हमें चिट्ठियां 3 बार तो हमने चिट्ठी लिखी उनको, दिस आई नो फॉर अ फैक्ट।
इससे पहले कि हमने सस्पेंशन किया, हम तो इनको पिछले 2-3 साल से चिट्ठियां लिख रहे हैं कि भाई देखिए हम इसको रिव्यू करना चाहते हैं। हम रिपोर्ट जवाब ही नहीं देते, अकड़े क्या कर लेगा तो। अब हमने जो सस्पेंड किया, अब डैम बनाएंगे। फिर मुझसे किसी ने कहा ओ जी वो आपके डैम को ब्लास्ट कर देगा। चलिए मान लिया, फिर उसको क्या फायदा होगा? मान लिया कि मैंने डैम सिंधु नदी पे बना दिया, कहीं पर मैंने आलची में बना दिया, लद्दाख में, कहीं भी बना दिया जहां से वो जाती है, पानी वो डैम फट गया, ये तो नहीं है कि फिर वो पानी वापस सिंधु में जाएगा। हाँ वो बिल्कुल, कहीं और चला जाएगा, कहीं बाढ़ और। आ जाएगी, नदी जो आएगी वो अपना रुख ढूंढ लेगी, और बिल्कुल जो हम सुरंग बना रहे हैं या दूसरी नदी में उसका पानी चले जाएगा, इस देश के पास नहीं जाएगा। सही बात है, डैम को ब्लास्ट करने से इसको तो पानी मिलेगा नहीं, सोल्यूशन नहीं है वो। सोल्यूशन नहीं है, तो क्या फायदा है? नहीं जी वो ये करेगा, आने का करके मिलेगा क्या? भाई आप तो मीडिया के हैं, मैं इनसे जब बात करता हूँ कि आप तो बताएंगे क्या हो रहा है, मेरा ट्रेनिंग है क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा वो है? क्यों करेगा डैम? मैं कल जाके उनके तरबेला डैम को उड़ा देता हूँ, क्या मिलेगा उनको? कुछ नहीं हुई, नथिंग, मुझे क्या मिलेगा डैम को उड़ा के? कुछ भी तो नहीं। अगर कोई फायदा नहीं होता, पर वो कहता है एक्ट ऑफ वॉर हो गया, पर उसका विदेश मंत्रालय कहता है जी नहीं हमारी ओपिनियन नहीं है, इसकी ओपिनियन है, आपस में फूट पड़ गई। मेरा मानना है बेटा, और आई होप दैट लोग नाराज ना हो ये सुन के, मेरा मानना है कि ये मैड मुल्ला मुनीर 1 महीने के अंदर या तो इसको हुरों के पास कोई भेज देगा या ये इसको गिरफ्तार कर लेंगे। एक बड़ी मजेदार चीज मैं आपको बताता हूं, अभी समय है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। थैंक यू। बड़ी मजेदार चीज, एक जर्मन हिस्टोरियन फिलोसोफर होते थे, उनका नाम था गॉर्ग विल्हेम हेगल। गॉर्ग का मतलब होता है जॉर्ज हेगल। ये 18वीं 19वीं शताब्दी के थे। तो इन्होंने एक चीज कही थी जो लोग कहते हैं कार्ल मार्क्स ने कही थी, वो सही नहीं है। इन्होंने कहा था कि इतिहास हर बार अपने आप को दोहराता है। The lesson of history is that there is no lesson of history. Everything happens twice. पहली बार होता है as tragedy, और दूसरी बार होता है as मजाक, as farce. अब 1999 कारगिल का जंग, वो जनरल मुशर्रफ कुछ ऐसा, मुशर्रफ ऐसा ही कुछ था उसका नाम, उसने शुरू किया। उसके बाद वो एक बदमाश था, अपने आप को शरीफ कहता था, बड़ा सीनियर, तो वो भागा गया बिल्लू भाई क्लिंटन के पास कि मुझे बचा लो, माफ कर दो, भारत को बोलो खामोश हो जाए, ना करें। अब पता नहीं बिल्लू भाई क्लिंटन के मन में क्या है। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी से बात की। प्राइम मिनिस्टर साहब बोले भाई तुम क्या चाहते हो, मैं क्या करूं? अब हो सकता है कि कुछ उस समय भी अमेरिका के इंटरेस्ट हों, कुछ न्यूक्लियर हथियार वथियार रखे हों, आई डोंट नो। लेकिन चलिए वो जंग रुक गई। फिर ये मुशर्रफ आया, इसने कहा ये आपने क्या कर दिया, मैं तो दिल्ली तक पहुंचने वाला था 5 मिनट में, ये क्या कर दिया आपने, ये सारा कुछ तो आपने बर्बाद कर दिया, मैं तो जंग जीत रहा था, आपने जाके ये जो मध्यस्थता उसने की है, आपने उसकी बात मान के मुझे मेरी नाक कटवा दी। अब ये बदमाश शरीफ को बड़ा गुस्सा आया, उसने इसको निकाल दिया, इसको बड़ा गुस्सा, इसने शरीफ को निकाल दिया। सर दैट इज द बिगेस्ट पॉइंट, इतनी अनस्टेबिलिटी है। अच्छा, ये पहली बार जॉर्ज हेगल ने कहा है कि ये हुआ है, राइट, वेयर द मिलिट्री रिमूव्ड द फेलो, कि तूने ये क्या कर दिया। अब सुनिए 2025 में ये जो बेवकूफ जूनियर बदमाश जो अपने आप को शरीफ कहता है, ये क्या कहता है, ओ जी मैं 2:30 बजे स्विमिंग पूल में था। 2:30 बजे स्विमिंग पूल में? नहीं, मैं कुछ और कर रहा था 2:30 बजे, बेवकूफ आदमी। और फिर मुझे हमारे फील्ड मार्शल का फोन आया कि साहब मैं तो दिल्ली पहुंचने वाला हूं, बताइए मेरे इंस्ट्रक्शंस क्या। भाई जैसे कि फौजी हेड तेरे से इंस्ट्रक्शन लेगा, वो तो तुझे बोला होगा उसने कि भाई मेरे जूते गंदे हो रहे हैं, आके पॉलिश कर दे, और तो कुछ कहा नहीं होगा। तो मैंने कहा चलिए जंग को आप खत्म करिए, अब थोड़ा सा आप युद्ध विराम करिएगा। अब मैं आपको बताता हूं क्या होगा। ये सेकंड टाइम एज मजाक, एज फार्स। पहली बार तो हो चुका जनरल मुशर्रफ के साथ, और अब बदमाश शरीफ के साथ होगा, बदमाश शरीफ जूनियर। ये मुल्ला बोलेगा अपने लोगों को, अरे मैं तो दिल्ली पहुंचने वाला था, कब्जा करने वाला, इस बेवकूफ ने मुझे कहा कि डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? राइट, कि ब्लेम पूरा मुशर्रफ ने सीनियर पे डाला, और ये मैड मुल्ला मुनीर जूनियर पे डाला। So everything happens twice. यानी इतिहास का सबक ये है कि इतिहास का कोई सबक नहीं है। वही गलतियां हम बार बार करते हैं। This is what I'm observing. मेरे को लगता है ये जरूर होगा। तो अभी तक जो आप स्नेक ऑयल, सांप का तेल पिलाते रहे हो, खिलाते रहे अपने लोगों को, अब आपके लोग भी तंग आ गए। ये सोशल मीडिया का जमाना है बेटा। आप जैसे जो इंसेनली पॉपुलर चैनल्स हैं, आपका तो बेमिसाल है, आप सच्चाई लाते हैं लोगों के घर में। कई बार मैं भी नाराज हो जाता, देखो ये क्या बोल रहा है यार भारत के बारे में, बुरा लगता है, पर आप सच्चाई बयान करते हैं। तो उस देश के लोग भी, जब तक तो सोशल मीडिया नहीं था
तो जो कुछ उनकी फौज कहती थी वो मान लेते थे। उनकी फौज उनको क्या, आपको पता है चंद्रमा जो है वो चिकन कोरमा का बना हुआ है। अच्छा जी, चिकन कोरमा का बना होगा, मान लेते हैं। लेकिन जब से सोशल मीडिया आया, अब देखिए, जब बेटा कितना बुरा मुझे लगा कि जब ये हम लोगों ने वीज़ा रद्द कर दिया, और ये जो एक फादर का वीडियो आप शायद आपके चैनल पे देखा था, पाकिस्तानी फादर, कि दोनों बच्चों के हार्ट डिफेक्ट थे, तो उनको लाया हुआ था कि वीज़ा कैंसिल कर दिया। रो रहा था, कहता है पाकिस्तान में एक भी डॉक्टर नहीं है जो ये इलाज कर सकता, मुझे तो रहने दो यहाँ। ऑफ कोर्स सर, एम्स में आते हैं, इलाज कराने आते थे। अब मुझे आई वाज फीलिंग वेरी बैड। मैं बाप भी हूँ, दादा भी हूँ, मुझे बहुत बुरा लगा। लेकिन अब हालात कुछ ऐसे थे तो हमने मना किया, या पता नहीं उसको स्पेशल परमिशन मिली कि नहीं मिली। हमारे पास नहीं आएंगे, दुनिया भर के लोग मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए यहाँ 20 लाख मेडिकल वीजा तो पिछले साल 2024 में हमने 20 lakh, it's huge people coming for medical treatment because we have the best doctors in the world. right. एक तो फैक्टफुलनेस एक कहानी हमारे एक मित्र ने लिखी थी, स्वीडिश थे, उसमें कहता कि मैं एक ग्रुप को लेके गया था, उसने लिखा कि 20 साल पहले तो हमें एक साउथ इंडिया में कहीं पे वो एक मेडिकल कॉलेज में उसके स्टूडेंट्स थे 10, तो वो गए क्लासेस अटेंड करने लगे, तो किसी से पूछा उन्होंने कि भाई आपकी जो है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स कहाँ हैं, तो उसने कहा कि साहब वो वाला कमरा है फर्स्ट ईयर के। इसने कहा हम एक्सचेंज में लाया हूँ इनको, तो अब हमको जाना था, 2 मिनट अंदर चला गया, तो 5 मिनट के बाद कहता है मैं प्रोफेसर से कहा सर मैंने फाइनल ईयर में नहीं जाना, मैंने फर्स्ट ईयर में। कहता है ये फर्स्ट ईयर है। कहता है आप ही क्या सिखा रहे हो आप, इतने एडवांस हो गए हो आप मेडिसिन में। तो बड़ी मजेदार चीजें होती है जो हम भारत के बारे में ये झलकियां देखते हैं। लेकिन ये भी सही है, आप सबसे यही अनुरोध कर रहा हूँ कि पश्चिमी मीडिया जो है वो स्वीकार नहीं करेगा कि आप उभर रहे हैं। इसको मैं चाइना सिंड्रोम कहता हूँ। चीन को उन्होंने उठाया, चीन उनको आंखें दिखाने लगा, उनको डर है कि कहीं भारत भी ये करे। मैं यकीन के दिलाता हूँ भारत नहीं करेगा। चाइना तो अमेरिका को रिप्लेस करना चाहता है, हम तो अमेरिका को पार्टनर करना चाहते हैं। राइट। आप हैं शहनशाह दुनिया के, रहिए, आपको मुबारक हो, बहुत से शहनशाह आए हैं, रहने दो। आपसे पहले ब्रिटेन शहनशाह कहता था, उससे पहले फ्रांस कहता था, अरे जिसकी मर्जी है, ग्रीस वाला कहता था मैंने ये कर दिया, वो सिकंदर आजम ये है वो है, जो करना है कर, हमारा क्या। हमने अपने लोगों को एक अच्छा जीवन देना है, और चाइना ने कहा कि मैंने अच्छा जीवन दे दिया, अब तू आउट, मैं नंबर वन, तो वो मानेगा नहीं। सो ये चीजें बेटा, तो मेरा जितने लोग देख रहे हैं ये प्रोग्राम, जो आप वेस्टर्न मीडिया के जो लिखता है भारत के बारे में, गाली गलौज करता है, एक ही आपसे अनुरोध है, भारत को गोरे की नजर से मत देखो, भारत को भारत की नजर से देखो। राइट। लुक एट इंडिया फ्रॉम एन इंडियन पर्सपेक्टिव। सर, अकॉर्डिंग टू यू, इंडिया के टॉप 3 पीएम अगर आपको बताने हो तो कौन आपके हिसाब से होंगे? मेरे हिसाब से नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी नंबर 1, नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी नंबर 2, नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी नंबर 3। आई मीन इसने मेरा आत्मविश्वास, मुझे एज अ 74-year-old एम्बेसडर ऑफ इंडिया मुझे आ गया। मैं आपको एक बड़ी मजेदार चीज बताता, मैं 3 अफ्रीकी देशों में विशेष सलाहकार हूँ, तो कई बार उन लोगों से बातचीत होती रहती है, लीडरशिप। तो एक देश के लीडर आए थे यहाँ पे, पहले तो आए थे वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, तो उनको ले गए थे हम देश की राजधानी के पास, नेचुरल कैपिटल रीजन में एक जगह है गुरुग्राम, वहाँ पे एक हॉस्पिटल में ले गए, उनकी ट्रीटमेंट करा दी। बाद में वो कहते हैं कि भाई जरा मुझे बिल दिखा दीजिए। तो मैंने कहा महामहिम आप हमारे मेहमान हैं, वी विल नॉट वील टेक केयर ऑफ इट, मेरी सरकार विल बेयर दिस। नहीं मैं देखना चाहता हूँ, भले ही आप मुझसे पैसे ना लें, मुझे बिल दिखाओ। फिर मैं हॉस्पिटल के अकाउंट्स वाले, मैंने कहा भाई वो तंग कर रहा है, वो प्रधानमंत्री है, दे दीजिए उसको। तो उन्होंने कहा अच्छा ले लीजिएगा, जैसे आपकी सरकार ने हमें लिख दिया कि वो टेक केयर करेंगे। मैंने उसको दिखाया, कहता ना ये बिल गलत है। मैंने कहा क्यों? कहता इसमें 1 0 कम है, इतना हो ही नहीं, इसको 10 गुना बढ़ाओ। जो मैं कहता अगर मैं यूरोप में जाता तो 10 गुना ज्यादा इससे मुझे पैसे। एंड ऑफ कोर्स दिस इज अ फैक्ट सर, हमारा मेडिकल सस्ता है, सबसे बेहतर भी, सबसे बेहतर और सबसे सस्ता। अच्छा, फिर उसको कुछ पैसे चाहिए थे भारत सरकार से, वो लोन जो हम देते हैं सॉफ्ट लोन, कुछ बांध बनाना था या सड़क बनानी थी, मुझे याद नहीं है। तो उसकी मुलाकात होगी हमारे प्रधानमंत्री से, और जब इनकी ट्रीटमेंट चल रही थी तो मैंने कहा सर ये जो आपके जो डैम है इसकी कॉस्ट कितनी है? तो कहता है अभी हमने वो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं बनाई, लेकिन हमारा मानना है कि $200 मिलियन, 200 मिलियन, ये तो सब मिलियन में बात करते हैं, तो आई थिंक इतना लोन मैं आपके पीएम से मांगूंगा। मुझसे कहता है आपका क्या ख्याल है? कहा सर ये आपके बीच में और उनके, मेरा आई हैव नो ओपिनियन। पता लगता है बाद में पीएम साहब ने 500 मिलियन दे दिया भारत के प्रधानमंत्री ने। भाई ये ताकत है ना हमारे पास, वी हैव द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, वी हैव द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ,
दे दिया। और गुडविल देखो कितना हमने उसमें अर्न किया। ये भी सही है कि डिप्लोमेसी में, इंटरनेशनल रिलेशंस में आभार नाम की, ग्रेटिट्यूड नाम की चीज कुछ नहीं होती, पर गुडविल है। राइट। कि उसने कहा कि देखो यार, अब सदियों तक, पीढ़ियों तक वो कहेंगे द इंडियन डैम। कई अफ्रीकन देशों में जाता हूँ, कहते द इंडियन रोड, इंडियन डैम। और फिर वो इंडियन रोड। एंड अफ्रीकन्स लव इंडिया। Oh, they adore India. मतलब because we're an open society. राइट। हम शायद बहुत साल पहले हम लोग काले गोरे का जो रेसिस्ट फीलिंग होती थी, अब तो बिल्कुल खत्म हो गया है। राइट। अब तो मैं आपको एक पर्सनल चीज बताता हूँ। आई हैड अ फ्रेंड जब मैं कॉलेज में था, fascinating, it's a very personal story, and she was from a different college, northeast से थी। तो I brought घर आई, and my mother really liked her. We were friends, we were just friends, कॉलेज में तो होता ही है दोस्ती। और anything she met, मेरी grandmother से मिली, she was alive, उनके पैर छुए, etc. Very nice, बड़ा अच्छा बातचीत की, खाना खाया। She went back to the hostel, और मैं भी हॉस्टल में था, मैं भी जा रहा था। तो before I could leave, my grandmother called me. She said, दीपक इधर आ, एक चीज बता मुझे को, तेरे को ये चीनी बहुत पसंद है। तो मैंने कहा दादी, फॉर गॉड से कुछ चीनी नहीं, पर मेरी दादी ने उसकी आंखें देखी और बोला ये चीज, वी हैड दिस काइंड ऑफ फीलिंग। एंड देन शी वाज अ ब्रिलियंट गर्ल, एंड आई डोंट नो वेयर शी इज नाउ, लेकिन जस्ट अ फ्रेंड हु केम टू द हाउस, बट माय दादी वाज वेरी पोजेसिव अबाउट हर ग्रैंडसन कि ये नहीं होना चाहिए। तो ऐसी चीजें चलती रहती है हमारी जिंदगी में। अब जो है तो बिल्कुल बदल चुका है। हमारे, मैं देखता हूँ मिलिट्री में, सिविल सर्विस में, नॉर्थ साउथ को सब खत्म हो गया। भारत के पुराने नक्शे आप देखिए, उसमें कोई नॉर्थ नहीं है, साउथ नहीं है, ईस्ट नहीं है, वे गोल है। गोल। तभी तो हम कहते हैं वासुदेव कुटुंबकम, सारी दुनिया एक परिवार। हम कभी नहीं है हमने डिस्टिंक्शन किया ये नॉर्थ से आया ना, वो सिर्फ जो लिखा है महाभारत में भी जो है लिखा हुआ कि नॉर्थ ऑफ द ओशन, साउथ ऑफ द हिमालयस इज भारतवर्ष। भारतवर्ष। ये नहीं कहा कि उत्तर में ये है, दक्षिण में ये है, पर भारतवर्ष। 5 धाम जो आपके हैं, जाइए, सब तरफ बांटे हुए। ये सनातन धर्म क्या चीज है, ये इटर्नल है। और मैं तो आपसे विनती करता हूं, आप इसको समझिए, पढ़िए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जाके इसको प्रोपोगेट करिए, क्योंकि सनातनी भरने में के लिए कोई आपको रिचुअल नहीं चाहिए। सनातनी अगर बनना चाहते हैं, आप बैठिए घर में, जो आपके दिन में आप चाहे कंप्यूटर साइंस के टॉप मोस्ट हों, इंजीनियरिंग करें, स्पेस साइंस में जाएं, न्यूक्लियर बॉम्ब डिजाइन करें, शाम को आप जाके वही प्रार्थना करें। एंड सर यही हो रहा है, दैट वेस्टर्न जो लोग हैं आज वो सनातनी बन रहे हैं। सनातनी। मैं तो मिला था एट दी कुंभ मेला, आई स्पीक अरबिक, और महाकुंभ में सुनता हूँ कोई अरबी बोल रहा है, पीछे मुड़ के देखा, मैंने कहा साहब ये कौन है। हम जब त्रिवेणी में जा रहे थे, 4-5 उसकी शायद पत्नियां थी, अब इतना तो मैंने पूछा नहीं। तो कहता मैं सऊदी अरेबिया से हूँ। तो मैंने कहा सर, आई आस्क्ड हिम इन अरबिक, मैंने कहा आप, हाँ आई नो योर क्वेश्चन। मुझे कहते हैं मुझे मालूम है आप क्या पूछ रहे हैं। बाद में कैसे आप अरबी कैसे बोलते हो, फिर मैंने बताया कैसे बोलता हूँ। मैं कहता है मुझे मालूम है आपका क्या सवाल है। तो मैंने कहा क्या सवाल है मेरा। कहता है आप पूछने लगे कि मुसलमान होके मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। तो कहते हो आप, उससे पहले कि आप सवाल मैं बता देता हूँ, मैं अपनी आत्मा को स्वच्छ करने आया हूँ। क्या बात है। आई मीन I was so happy to listen to this response, और उसके साथ 7-8 बच्चे भी थे। कहता हम सब आए हैं, नहा के यहाँ से जाएंगे। अब 67 करोड़ लोग वहां पे जो गए थे, ये किसने कहा है कि ये सिर्फ हिंदुओं के लिए है? भाई जिसने आना है महाकुंभ में आओ, कुंभ की कहानी तो पढ़ो। कुंभ क्यों कहते हैं, भगवान श्री शिव की क्या इन्वॉल्वमेंट है इसके साथ। वो तो जो नेक्टर लेके घूम रहे थे, वो तो विश्व के लिए घूम रहे थे, ये किसी एक कौम के लिए नहीं घूम रहे थे। सो द कुंभ मेला इज एज मच फॉर क्रिश्चियंस एज फॉर यहूदीज, एज फॉर मुस्लिम्स, एज फॉर हिंदू। अभी मैं सर न्यूज़ में भी देख रहा था, एलॉन मस्क के फादर जो है वो अभी इंडिया है, राम मंदिर गए, एंड उन्होंने, वो सनातन धर्म को इतना प्यार करते हैं। बहुत, आपने देखा था ना कि वो ही वेंट टू राम मंदिर आल्सो। ये चीजें क्या कह सकता हूँ इसके बारे में। फिर से कुछ बात तो है इस देश की, कोई खास बात है कि लोग इतने आकर्षित, एंड दे फील कंफर्टेबल। राइट। जो आता है यहाँ पर समाज आता है। बिल्कुल। कि भारत माँ का आंचल इतना बड़ा है कि मैं भी उसमें समा जाता हूँ। खाना खाने जाएगा, जाओ, पहली चीज हम करते हैं, गाड़ी में बैठे 2 मेहमान एक दूसरे को बिल्कुल नहीं पहचानते, ट्रेन में
15 मिनट के अंदर उसको सारा पता है मेरी फैमिली हिस्ट्री और मुझे पता है उसकी फैमिली हिस्ट्री. यू नो वी आर सच फ्रेंडली पीपल. एंड दे लव आवर फूड दे आल्सो. लव आवर फूड. हम घर बुला लेते हैं एकदम. वहां पे घर नहीं कोई घर नहीं बुलाता बुलाते. क्योंकि उनके पास वो फैसिलिटी नहीं है. यहाँ तो हम तुरंत टेनिस में जब खेलता था, अब तो बुढ़ा हो गया और नहीं खेलता हूँ, बट कोई वहाँ पे यूरोपियन वगैरह आते थे तो फिर हमेशा फर्स्ट थिंग माय वाइफ वुड से, दीपक तेरा इतना अच्छा दोस्त है, घर बुलाना है इसको भोजन पे. सो वी वुड कॉल हिम एंड दे वुड बी सो थ्रिल्ड कि घर बुलाया है हमको भोजन के लिए, यू नो. सो बड़ा अच्छा लगता है मुझे कि हम लोग ये बांटते जाते हैं ना, प्यार बांटते चलो. भारत की परंपरा है. लेकिन फिर से हमेशा यही एक संदेश भी है, मैं जितना प्यार तुम चाहते हो मैं दूंगा, लेकिन मुझसे पंगा मत लेना. फिर जो है फिर मैं शास्त्रों को कुछ देर के लिए अलग करके फिर मैं शस्त्र की तरफ जाऊंगा. और ये मैंने किया है. अपने आप को डिफेंड करने के लिए, मैं आप पे हमला करने के लिए मैंने नहीं किया. मेरी जो सिविलाइजेशन भारत की गई थी, चाहे मिडिल ईस्ट की तरफ गई हो, साउथ ईस्ट एशिया की तरफ, मैं तो सिविलाइजेशन लेके गया हूँ. मैं शस्त्र लेके. सर इस बार शस्त्र उठाने से फायदा भी बहुत हुआ है. इस बार लोगों को पता चला है कि दैट ब्रह्मोस ताकत है. वहां ने दुनिया को साबित कर दिया. अब तो बड़े आंखें उनकी चौड़ी हो गई हैं. Right. तो इसीलिए वो मैकडोनल्ड ट्रम्प जो भी उसका नाम है, मैंने मध्यस्थता की, मैंने ये कर दिया. अरे क्या यार, कहने दो ना, की फर्क पैदा है. मैं थोड़ा ना बोल रहा हूँ कि वो झूठ बोल रहा है. मैं तो यही कहता हूँ कि वो कह रहा है मैंने मध्यस्थता की है, वो उसके विचार है. मैं सोचता हूँ कि हमने डायरेक्टली बात की है, खत्म हो गई. नाराज करने की क्या, अचानक नहीं, क्या क्यों नाराज करते हो उसको. करने दो, जो अब वो रहता है अपने हिज ओन वर्ल्ड, जीने दो उसको, क्या फर्क पड़ता है. सो इसेंशियली एज वी कंक्लूड आवर कॉन्वर्सेशन, बेटा, एक तो पहले थैंक यू वेरी मच. मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आपके साथ मिलता हूँ, और आप लोग अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा. दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट चैनल्स इन आवर कंट्री. और मेरा ये मानना है कि प्रतीक श्रीवास्तव शो जो है, ये इसकी रीच अब इतनी बड़ी हो गई है, सब तरह के लोग देखते हैं. बट आपसे इस मीडियम के जरिए एक चीज़, just be totally proud of being Indian. Don't be arrogant. घमंड ना हो, लेकिन जो आपको जो the feeling of pride जो आपके अंदर जो होता है ना, गौरव जो होता है, वो रखिए अपने अंदर, घमंड नहीं. मेरे घर, मेरे अपार्टमेंट में कभी आएंगे तो एक वहां साइन लगा हुआ है, एंगर/ईगो फ्री जोन. अपना गुस्सा और अपना घमंड घर के बाहर छोड़ के आए. राइट. घर के अंदर तो ब्रह्म स्थान है, वहां तो बस आप, और 24 घंटे गायत्री मंत्र चलता रहता है, तो शांति बड़ी रहती है घर के अंदर. कभी कभी मेरी पत्नी नाराज हो जाती है. 48 साल के बाद हक है ना उनका. कभी कभी मुझे मजाक कर, आज सुबह मजाक कर रहे थे, शी मेड सम चाय फॉर, शी मेक्स द बेस्ट चाय इन द वर्ल्ड. तो बैठ के हम लोग चाय पी रहे थे, एट अबाउट 6:30 वॉक करके आए. तो कह रही, दीपक क्या बात है, यू वांट टू से समथिंग. मैंने कहा बिस्किट कहाँ है. कहती वो समझ गई, अभी झाड़ लगाती हूँ. तो चाय के साथ बिस्किट वो होते हैं कि वो झाड़ लगाती है मेरे को. कहती है मैं सोच रही हूँ किस बारे में झाड़ लगाऊं. और जस्ट अ जोक बिटवीन द टू ऑफ अस, यू नो, वी आर फ्रेंड्स आफ्टर सो मेनी इयर्स. तो अच्छा रहता है बेटा कि हैव दिस गौरव, दिस गर्व इन योर सिविलाइजेशन, इन द वैल्यूज यू स्टैंड फॉर. और घमंड बिल्कुल नहीं, नो एरो. चीनियों में घमंड बहुत, इसीलिए कोई पसंद नहीं करता. उनको बताया जाता है कि 100 साल ह्यूमिलिएशन, नाउ यू शुड बी एरोगेंट. हमारे को तो 200 साल ह्यूमिलिएशन थी जब गोरे थे. बिल्कुल. और विदाउट एरोगेंस हमने उनको भगा दिया. हमने कभी नहीं कहा कि मेरा सिविलाइजेशन सुपीरियर है, मेरा कल्चर सुपीरियर. नहीं, मेरा जो है वो है, आपके सामने है. आई एम प्राउड ऑफ इट, यू बी प्राउड ऑफ योर्स. तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा. राइट. जो तेरा है वो तेरा है, जो मेरा है वो मेरा है. तो ये तुलना हम लोग नहीं करते हैं. वर्ल्ड इज वन. एक मेरा सा क्वेश्चन है दैट सर, यूएनएससी का भारत पार्ट नहीं था मेन में, और जवाहरलाल नेहरू ने उस समय चाइना को दे दिया था. कहते हैं, यू नो, दिस इज, सम पीपल से कि सही है, कुछ कहते हैं गलत. किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने इनफॉर्मली कहा था कि भाई आपको उसके अंदर होना चाहिए. अब कहते हैं कि पंडित जी ने सोचा कि ये इसलिए कह रहा है कि वो चीन के साथ भारत की दुश्मनी कराएगा, मैं दोस्ती करना चाहता हूँ, तो मैं उनको दे देता हूँ. दिस वॉज हिज रीजनिंग, हिज लॉजिक. कुछ लोग कहते हैं जो एक्सपर्ट्स थे कि उन्होंने कहा कि सीरियस ऑफर नहीं है, उसने बातचीत में बोला है, लेकिन अगर मैंने एक्सेप्ट किया तो फिर चीन नाराज हो जाएगा और हमारी तो पूरी दुनिया में आगे बढ़ेंगे हैंड इन हैंड, बाई 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 बाई, जो भी वो कहता था. तो दैट वाज हिज फीलिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. उसका कोई खास प्रूफ नहीं है किसी के पास. अब इतना समय बीत गया. हाँ, ये जरूर है हमारा मानना, जैसे अभी आतंकिस्तान को भी एंटी टेररिज्म कमेटी का चेयरमैन बना दिया. यानी
ये यूएनएससी से कहूँगा, आग भी तुम लगाओ और फायर ब्रिगेड भी तुम तो बन जाओ कि मैं आ गया हूँ। वैसे भी 80 साल की संस्था हो चुकी है ये संयुक्त राष्ट्र संघ। अब उसको टाइम है जाके सो जाए यार, कि नदी में डूब जा। बहुत सारी नदियाँ है न्यूयॉर्क के पास। मेरा अपना मानना पता क्या, आई डोंट नो इफ आई शुड से, चलिए अपना नाम दिखा के कहता हूँ। मेरा मानना ये है कि इसकी बिल्डिंग मैनहट्टन न्यूयॉर्क में है। मैं कई बार वहाँ गया हूँ, काम भी किया ना यूनाइटेड स्टेट्स में। तो मेरा ये मानना है कि उस बिल्डिंग को, जितने मेरे जैसे डिप्लोमेट्स हैं सबको बाहर निकाल दो, उसको एक नाइट क्लब बनाओ। लोग डांस करेंगे, उछलेंगे, कूदेंगे और दोस्ती देखो कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी उनके बीच में। सो दिस इज स्टोरी। अब खत्म हो गई ना, 80 साल पुरानी चीज का प्रयोग हम करते नहीं है, उसकी यूटिलिटी इज गॉन, इज फिनिश्ड। अब कोई नई चीज बनाएंगे, फिर आगे देखते हैं। और ये जो 5 कौरव वहां बैठे हुए हैं कि 1000 साल तक हम दुनिया का भविष्य तय करेंगे, यार चुप कर जाओ। और ब्रिटेन, फ्रांस बेवकूफ देश हैं, ऐसे ही बैठे हुए हैं वहां पे। चीन बैठा हुआ है, फुदकता है। रूस है, अमेरिका चलिए अभी भी दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है, रूस के पास मिलिट्री है। चीन दुनिया का सबसे बदमाश देश है। और फिर ब्रिटेन और फ्रांस नपुंसक हैं, बिल्कुल कुछ खाने पीने को है नहीं। उनकी इकोनॉमी खत्म हो रही है, लेकिन फिर भी अक्कड़ नहीं। पैसा खत्म हो गया, ताकत खत्म हो गई, अक्कड़ नहीं खत्म हो गया। अब उनको चाहिए इस्तीफा दे के भाग जाए, नहीं जाएंगे। ये एनीवे बेटा, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत की, आपने मौका दिया। थैंक यू फिर सो बुलाएंगे? मच। बिल्कुल सर, अभी डेफिनेटली। कैमरा पे बोलिए। मैं तो आपको बार बार बुलाने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू आर अ जेम सर। नहीं, कुछ एंड आपसे बात करके बहुत मजा आता है मुझे, हमेशा लिटरली बहुत कुछ जानने को मिलता है। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा। और आप सब जो देख रहे हैं, थैंक यू फॉर। और कमेंट्स ही कर रहे हैं ना? बिल्कुल। हाँ, आपने कमेंट्स भेजिएगा, और अगर मेरी तारीफ करेंगे तो मैं जवाब दूंगा, आलोचना करेंगे तो जवाब नहीं दूंगा। नहीं सर, बहुत तारीफें मिलती हैं। एंड ये लोगों का प्यार है सर आपके लिए, कि दैट वो आपको बार बार देखना चाहते हैं। थैंक यू, मेरा भी आपसे बहुत प्यार है। Thank you. They love to watch you, sir. I love to watch them. Thanks to for be with coming. them. Thanks for Thank giving you. your precious time, sir. Thank you, Thank you so Thank much. you. भगवान आपके साथ रहे। So हाँ जी, आई होप आपको आज का एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। मैं तो पर्सनली कॉन्वर्सेशंस में खो गया था। आई होप आप भी खो गए होगे, बिकॉज हिज कॉन्वर्सेशन स्किल्स आर डैम गुड। मुझे हमेशा बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनसे, उनकी कहानियों से एंड उनकी इन्फॉर्मेशन से बहुत सुनने में मज़ा आता है। आई होप आपको भी आया होगा। और अगर आपको मज़ा आया है तो ज़रूर कमेंट करके बताना, जय हिंद ज़रूर लिखना। एंड ये पॉडकास्ट अगर आपको पसंद आया तो उसको शेयर कर देना फटाफट, और अपना प्यार ज़रूर दिखाना इस पॉडकास्ट पे, ताकि अगली बार हम उनको फिर से रिक्वेस्ट करके बुला पाएँ द प्रतीक शो पे। एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बिकॉज हमारे 70% व्यूअर्स जो इस चैनल पर नए आते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। बट आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ताकत देता है अगले गेस्ट तक जाने के लिए, उनको अप्रोच करने के लिए। अगर आप चाहते हैं ऐसी अच्छे और काबिल गेस्ट हमारे चैनल पर आते रहें तो अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाइए, क्योंकि आपके भाई को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच एंड कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। जय हिंद, वंदे मातरम।